हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 15 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, यहां पर अपन प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर करते हैं। सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक्स मैं आप लोगों के कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और मैं 100% गारंटी सिलेक्शन की जो बात करता हूं वह ऐसे ही नहीं करता हूं, उसके प्रूफ्स भी देता हूं बाकायदा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ को देख सकते हैं। मैंने जो भी टॉपिक्स 1 से 1.5 साल पहले कवर कराए थे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जाम से, 1 से 1.5 साल पहले उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ है। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जो भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप बाकायदा चेक कर सकते हैं और रेगुलरली फॉलो कीजिए, क्योंकि यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं और आप अगर रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं वो ये पेपर 1 के टॉपिक हैं, पेपर 2 के और ये पेपर 3 के टॉपिक्स अपन आज कवर करेंगे। एंड गाइस, अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो उसकी फैसिलिटी भी यहां पर अवेलेबल है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आप इस पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है और उसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है। और आप कुछ सैंपल देख रहे हैं कि किस प्रकार का मटेरियल होता है ये, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल का वीडियो भी देख सकते हैं। पूरी चीज अवेलेबल है वहां पर और एक ऑफर भी है, आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं, ऑफर को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ऑफर भी है और पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन पूरी यहाँ पर दी हुई है और आप पढ़ सकते हैं। और फीस को कैसे आपको पे करना है तो ये क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फीस को पे करने के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर यूपीआई आईडी भी मेंशन्ड है, या फिर अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर भी मेंशन्ड है, तो आप उसका यूज करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर फीस पेमेंट करने में कोई परेशानी आती है या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है या फिर पेड पैकेज को ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है, अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए। 9713282838 मेरा नंबर है। ध्यान रहे, इस नंबर पर कॉल मत करना, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर, ये सेम नंबर है, इस पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, राइट। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिए, टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, अपन बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। कल ही मकर संक्रांति का फेस्टिवल हमें देखने को मिला था और आज मकर संक्रांति से रिलेटेड हम लोग वेरियस फैक्ट्स को जानेंगे। बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट इतना रहा है। कल इतने सारे मेरे पास विशेष आए स्टूडेंट्स के, इतना अच्छा लगा कि वो चीज मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं। और ये सिर्फ इस फेस्टिवल की बात नहीं है, हर एक फेस्टिवल में आप लोगों के इतना मतलब विशेष देखकर, आप लोग का इतना प्यार देखकर, सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगता है। और यही है आपका सपोर्ट जो कि मुझे निरंतर आप लोगों के लिए काम करवाता रहता है। मैं जो डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर जो आप लोगों के लिए काम करता रहता हूं, उसकी वजह सिर्फ यही है, आप लोगों का ये सपोर्ट। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आज ही जो है, जैसे कि आप लोग का जो सपोर्ट है उसी के कारण से आज मैं एक्सपर्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूं, प्रोफेशनल टीचर्स को, एक्सपीरियंस टीचर को अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहा हूं। जो चीज मैं हमेशा आपसे बोलता था गाइस, वो मैं अभी थोड़ा सा आपका समय लूंगा पर ये काम की चीज बताऊंगा, सभी लोग इसको सुनना है, स्किप मत करना। तो देखो गाइस, क्या होता है कि स्टूडेंट्स कहां पर क्या क्या गलतियां करते हैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान। सबसे बड़ी स्टूडेंट की गलती होती है कि वो किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं बिना जाने कि उस कोचिंग में कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब देखो, नामी जामी जो कोचिंग होती है, राइट, तो आप सभी लोग जानते हैं जो कोचिंग नामी जामी होती है उसकी फीस भी काफी हाई होती है, ठीक है, जिस कोचिंग का काफी नाम होता है। बट जब आप उस कोचिंग को ज्वाइन करते हो तो एक चीज तो आपकी सिक्योर रहती है कि उस कोचिंग में जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो एक्सपीरियंस टीचर होंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी। आप किसी भी महंगी कोचिंग में चले आओ, वाजीराम में रवि चले आओ, विजन चले आओ, वहां पर एक टीचर बैठकर पूरी चीज नहीं पढ़ाएगा। हर एक टीचर जो होते हैं हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों बताओ? क्योंकि एक्सपर्ट चाहिए होता है उनको। वो कोचिंग इतनी चलती इसलिए क्योंकि वो कोचिंग एक्सपर्टिज्म को फेवर करती है, वो कोचिंग प्रोफेशनलिज्म को फेवर करती है। वो कोचिंग ये कहती है कि जो भी टीचर, जो भी फैकल्टी पढ़ाएंगे उनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज सालों तक का होना चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए जो कि वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हो और एक ही सब्जेक्ट में जो है वो माहिर हो।
क्योंकि ऐसा जो इंसान होता है जो एक सब्जेक्ट में माहिर होता है वो आपको बेटर तरीके से उस सब्जेक्ट को गाइड करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं अपनी बात करूं, मुझे सालों का एक्सपीरियंस है करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ाने का, राइट। और करंट अफेयर्स जब मैं सामने खोलता हूं, जैसे मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आप पॉलिटी पढ़ा दो, सर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी अच्छे हो, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा दो, हिस्ट्री पढ़ा दो सर आप। मैं मना कर देता हूं, मैं बोलता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स का नॉलेज है। माना मैंने कि करंट अफेयर्स में मैं सब चीज आपकी कवर कराता हूं, बट करंट अफेयर्स में मैं आप लोग को स्पेसिफिकली बताता हूं कि इस टॉपिक में ये चीजें पढ़ो, इन चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। क्यों बताता हूं? क्योंकि मेरे पास वैसा एक्सपीरियंस है और उसी का रिजल्ट मैं क्वेश्चन पेपर आपको सामने दिखाकर बताता हूं कि ये प्रूफ है, ये आप जाकर देख सकते हो, राइट। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर्स होते हैं वो अपने आप में एक्सपर्टीज होते हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है काफी सालों का, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर उनकी मास्टरी होती है, राइट। तो इसलिए मैं ये चीज हमेशा बोलता हूं। तो स्टूडेंट दूसरी गलती क्या करते हैं, जैसे उन्होंने अगर महंगी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी तो वो कोई भी ऐसा कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, पेड ग्रुप वगैरह, जिसमें उनको ये नहीं पता रहता कि सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो है कौन। क्या वो खुद ब खुद एक टीचर है, और टीचर है भी तो क्या कितना एक्सपीरियंस है उसके पास, कहीं वो एक एस्पिरेंट तो नहीं है जो यहां पर पढ़ाई करवा रहा है, और कहीं वो एक ही बंदा तो नहीं जो सभी चीज जो है वो कवर करवा रहा है। तो वो हमेशा आपको जो है वो गलत गाइड करेंगे। अब देखो, मैं ये चीज इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये आपके करियर की बात है। यहां पर मैं नहीं चाहता जो है आप मिसगाइड हो, क्योंकि ये सब चीजें मुझसे रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स पूछते हैं, और आज मौका मिला है आपको चीजें बताने का, क्योंकि मैं जो आपको चीजें बताने जा रहा हूं अपने कोर्सेज से रिलेटेड जो मैं लेकर आ रहा हूं, तो उसकी खासियत क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप कभी भी किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें, चाहे कोई वो महंगी कोचिंग क्यों ना हो, क्योंकि महंगी कोचिंग में आप ये चीज तो सुनिश्चित रहते हो कि आपको एक्सपर्टीज पढ़ाएंगे, बट वहां पर आपको कोई डेमो वेमो नहीं मिलता है, राइट। तो पहले उस कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले उस कोचिंग में जो लोग पढ़े हुए हैं उनसे थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, या फिर उस कोचिंग में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको एक बार देख लो जाकर कि किस तरीके के टीचर हैं। देखोगे कैसे? तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती है, या फिर अगर वहां पर डेमो की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है तो पहले डेमो लो, पूरा पैसा अपना मत फंसाओ, राइट। और हमेशा एक कोचिंग के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स, देखो एक कोचिंग आप एक बार में ज्वाइन करोगे 1 लाख 1.5 लाख की फीस देकर, तो आपको वहीं पर ही पूरी चीज, पूरी फैकल्टी आपको वहीं के वहीं मिलेगी, राइट। बट क्या होता है कभी कभी, जैसे उस कोचिंग के अंदर हिस्ट्री की फैकल्टी अच्छी है, पॉलिटी की अच्छी है, ज्योग्राफी की अच्छी है, बट आपने देखा कि दूसरे सब्जेक्ट्स की फैकल्टी खराब है, सही से आप वो जो पढ़ा रहे हैं, खराब नहीं कहूंगा मैं यहां पर, सॉरी, मैं इस चीज को जो है वो करेक्ट करना चाहता हूं। फैकल्टी कभी खराब नहीं होती। क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग अलग होता है, जो कि मैं हमेशा ये चीज बताता हूं कि हर एक स्टूडेंट, सामने वाला जो पढ़ा रहा है, जैसे मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता होगा, काफी सारों को नहीं आता होगा, राइट। तो वो वाली एक चीज होती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पहले आप उनका डेमो लेकर देख लो कि आपको जो वो पढ़ा रहे हैं वो आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके पढ़ाने से डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा कोशिश किया करो डेमो को लेने की, डेमो को लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो उससे आपको क्लैरिटी हो जाती है। और एक बार में पूरा पैसा अपना मत फंसाओ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स को आप पकड़ो और उनसे पर्सनली आप चाहो तो पढ़ सको। और वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है CSAT, राइट। CSAT जिसकी फीस रखी है मैंने 999 पूरे कोर्स की, पूरा कोर्स आपको CSAT का करवाया जाएगा मात्र 999 रुपीज में। अब ये 999 रुपीज शायद काफी सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है वो ज्यादा लगे, बट गाइस लिटरली मैं जानता हूं कि मैंने ये कैसे 999 में इस कोर्स को लॉन्च किया है। क्योंकि जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं उनकी ऑब्वियस ही बात है कि वो एक्सपर्ट है अपनी फील्ड में, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ज्यादा चार्ज करेंगे, राइट। और इसको आप दूसरी वे में भी देख सकते हो, जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल, जैसे मैं हूं, मेरा जो पूरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एजुकेशन के थ्रू है। मैं आप लोग को एजुकेशन देकर अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो लेता हूं, यानी कि मेरी सोर्स ऑफ इनकम आपको एजुकेशन देना है। अब उसी से ही जो है वो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना, तो उसी से ही मैं पूरी चीज जो है वो मैनेज करता हूं। अब जो टीचर हैं जो काफी सालों से इस बिजनेस में हैं, राइट, अब उनसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि आप 100 रुपए पर मंथ में जो है वो पढ़ा दो, राइट, क्योंकि वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास एक तो एक्सपीरियंस, और दूसरी बहुत बड़ी बात, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपना घर परिवार जो है वो चलाना है, देखना है, राइट। तो वो भी एक चीज होती है। तो 999 रुपीज में गाइस यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा फिरा के मैंने एक टीचर रख दिया और वो आपको पढ़ा रहे हैं। यहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको मिल रही है जिन्होंने ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करवाया है, राइट। जो CSAT की जो 999 की क्लास आई है, वैसे ही अभी देखो, अभी मैं ये चीज कमेंट अभी नहीं करूंगा, बट फिर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के प्रोफेशनल टीचर से बात हो रही है। और हाँ, अच्छा, इसको बताने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं डेमो ले लो,
तो यहाँ पर मैंने डेमो की फैसिलिटी भी आप लोगों के लिए रखी हुई है। वैसे तो पूरी चीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो बना के पूरी चीज सीसेट के बारे में बताई हुई है, आप देख सकते हैं। बट फिर भी यहाँ पर डेमो की फैसिलिटी भी आप लोग के लिए रखी है। 3 क्लासेस आप देख सकते हो मात्र 100 रुपीज की फीस में, राइट, 3 क्लासेस। और अगर 3 क्लासेस देखने के बाद आप मन बना लेते हो कि आपको ये ज्वाइन करना है, तो आपको 999 नहीं, आपके 100 रुपए यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। 899 रुपीज आप पे करके ये कोर्स जो है वो ले सकते हो, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 100 रुपीज देने के बाद फिर 999 देना है, तो उसी में वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल फीस अपन ने 999 रुपीज ही रखी है, राइट। अब ये ज्यादा उन लोगों को लगेगी जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई भी टीचर आके पढ़ा लेंगे। तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि आप एक बार किसी भी प्रोफेशनल कोचिंग पे या एक्सपीरियंस्ड कोचिंग पे या ऐसी कोचिंग जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शन करवाए हो, उनको एक बार कॉल करके उनकी फीस पूछ लो। आपको खुद पता लग जाएगा कि जो चीज और जिस रेट में मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एक्सपर्टिज्म के साथ, वो रेट आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा इस रेट में। और जो टीचर जो चीज आपको समझाएंगे, और ऊपर से डेमो, आप डेमो लेकर टेस्ट कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है वो कह दिया है कि आपको एक बार में यही भरना है। लोग तो जो है वो इस प्रकार की अप्रोच इसलिए रखते हैं ज्यादातर, जिससे कि स्टूडेंट एक बार फंस जाए और उसके बाद फिर वो परेशान होता रहे। और मैंने देखा भी ऐसा कई बार, काफी सारे मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो कई जगह पे फंस गए, मेरे पास आए थे बोलने कि सर हम फंस गए, वहां से रिफंड वगैरह नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें। तो कोई बात ही नहीं करता, बट मेरे साथ ऐसा सीन नहीं है। मैं बहुत ही क्लियर जो है वो चलता हूँ चीजों को लेकर, और स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं पढ़ाई के दौरान। क्योंकि एजुकेशन अपने आप में बहुत महंगा है यार, और सिविल सर्विसेज की तैयारी अपने आप में बहुत महंगी है। और वही चीज जो है वो मैं तोड़कर आप लोगों के लिए चीप रेट पर पूरी चीज प्रोवाइड कराने पर काम कर रहा हूँ, राइट, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर लें। और गाइज यहाँ पर जो कोर्सेज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, वो कोर्सेज लाइव कोर्सेज हैं। लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और लाइव क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हैं। सामने वाले टीचर जो आपको पढ़ाएंगे, उनसे आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, आप तुरंत जो है वो डाउट्स को अपने सॉल्व कर सकते हैं। आप टाइप कीजिए, सामने टीचर आपका रिप्लाई तुरंत करेंगे। तो ये सब फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। आपको रेट जो है, क्योंकि जो इस चीज को समझते हैं उन्होंने ऑलरेडी मेरे को पर्सनली मैसेज कर करके लिखा है स्टूडेंट्स ने कि सर इतने कम रेट में कैसे लेकर आ रहे हो आप। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं खुद ही जानता हूँ आप लोगों का जो ये सपोर्ट है, उसी के कारण से मैंने भी अपने काफी सारे टर्म्स जो है वो अच्छे बनाए हुए हैं काफी सारे टीचर्स के साथ। तो उनको मैंने मनवा लिया है कि प्लेटफॉर्म पर आकर काम करवाने के लिए, कि आप जो है वो पढ़ाई करवाओ सर, बाकी मैं आपका अपनी तरफ से ख्याल रखूंगा जितना मेरे बस की हो सकेगी। और बाकी मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, वो खुद ब खुद जो है वो एनालाइज कर लेते हैं कि कोर्स की जो है वो फीस कितनी होनी चाहिए, और वो खुद ब खुद चैनल को सपोर्ट कर देते हैं। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सपोर्ट लगातार मुझे मिलता रहता है, इसी के कारण से मैं कंटिन्यूअसली चलता रहता हूँ, राइट। और बाकी एक चीज और बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के बारे में अभी कमिट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी सर से फाइनल डील जो है वो हुई नहीं है, नेगोशिएशन अभी चल रहा है। और जैसे ही फाइनलाइज हो जाएगा आपके सामने चीजें बताई दूंगा मैं, और उसके रेट भी काफी कम रखूंगा मैं, राइट। जैसे कि काफी सारी जगह जो 15-15 हजार 13-13 हजार के जो ग्रुप्स जो चलते हैं ना, जिसमें आपको पूरी तैयारी करवाई जाती है, मैं आपको गारंटी देता हूं उसमें प्रोफेशनल्स कोई नहीं मिलेगा आपको, राइट। प्रोफेशनल होंगे तो इक्का दुक्का होंगे, बाकी जो अभी जो तैयारी कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर मैं हर एक सब्जेक्ट के एक एक्सपर्टीज टीचर आपके सामने रखूंगा, एक्सपर्ट आपके सामने रखूंगा, जो कि आपको पूरी चीज क्लैरिफाई करेंगे। और यही चीज मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, जो मेरा सपना था हमेशा से कि स्टूडेंट को एक्सपर्टिज्म प्रोवाइड कराना, मतलब एक्सपर्ट्स को स्टूडेंट्स के सामने रखना, प्रोफेशनल टीचर्स को सामने रखना, वो अब पूरा होगा और इस प्लेटफॉर्म पे, और मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा लगातार आप लोगों के लिए। और करंट अफेयर्स के लिए तो मैं हूँ ही आप लोगों के लिए, राइट। पूरी चीज आप लोग की यहाँ पर करवाता ही हूँ करंट अफेयर्स के लिए। और मेरा जितना रहता है, जैसे कि मैंने करंट अफेयर्स की भी पीडीएफ कोर्स की फीस रखी है मात्र 100 रुपए, राइट। और पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर एमसीक्यू दे दिए जाते थे, बट अभी थोड़ा सा सर्वाइवल में दिक्कत आ रही थी, आप खुद भी जानते हैं इसकी, क्योंकि मुझे भी जो है वो अपनी फैमिली का अपना ख्याल रखना पड़ता है, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना होता है, तो वो चीज फुलफिल हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए अलग से एमसीक्यू का चार्ज रखा 50 रुपीज, और उसमें भी आपको एक ऑफर जो है वो दे दिया, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में आप लोगों को, राइट। तो ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सर्वाइवल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अब जैसे कि कल को आप आईएएस आईपीएस बनोगे, तो क्या बिना सैलरी के आपका काम हो जाएगा क्या? इमोशनली अभी आप शायद बोल सकते हो कि हाँ सर हमें कोई सैलरी नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिकली उस चीज को समझना है थोड़ा सा समझदार बन के, कि मॉनिटरी की नीड्स की आवश्यकता होती है सभी को। और एक चीज मैंने अपने फादर से हमेशा सीखी है, मैं ये नहीं कहता कि आप में से कोई भी इंसान इस चीज को अप्लाई करें, लागू करें, मैं पर्सनली करता हूं। जैसे कि आप किसी से भी कोई भी चीज सीखें, कोई भी आपको कोई चीज सिखा रहा है जिससे आपका थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति को आप किसी भी तरीके से उस चीज को रिटर्न करो। और किसी भी तरीके से कर सकते हो, मॉनिटरी तरीके से कर सकते हो, गिफ्ट्स वगैरह के थ्रू कर सकते हो, या कुछ भी किसी भी तरीके से, कि आप जो है वो
उसको रिटर्न कर दोगे ना, तो आपने जो उससे सीखा है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एंड अगेन टेलिंग यू, इसको अदर वे में मत लेना, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आप किसी से भी सीखें, राइट? तो आप ये अप्लाई करना ठीक होता है यार, मतलब अच्छा रहता है ये वाली चीजें, राइट? जैसे कि आप जो है वो कल को किसी को भी कुछ सिखा रहे हो, और कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ सीख कर कोई व्यक्ति गया और उसके बदले में अगर वो आपको कुछ मतलब रिटर्न करे, रिटर्न देखो हमेशा पैसों के ऊपर बेस्ड रिटर्न नहीं होता, और भी काफी सारे तरीके होते हैं, तो वो आपको करे तो आपको अंदर ही अंदर दिल से कितनी खुशी होगी कि हाँ यार, मैंने उनके लिए मतलब जो भी मैंने अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करी उसके बदले में मुझे जो है वो ये चीज रिटर्न मिली, तो वो हैप्पी। जैसे आप लोग का एक मैसेज ही जो होता है वो मुझे काफी हैप्पी कर देता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो आपका मैसेज ही मेरे लिए काफी बहुत अच्छा होता है, यानी कि आपका मैसेज से ही मैं काफी खुश हो जाता हूँ, राइट? तो ये वाली चीज है गाइस, और बाकी मेरा सपना यही है कि सभी को अफोर्डेबल रेट्स में पूरी चीजें मिले और प्रोफेशनल्स से पढ़ाई करें स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जैसे कि आप खुद भी समझदार हैं गाइस, आपने भी देखा होगा मार्केट में कितनी स्थिति जो है वो खराब कर दी है लोगों ने, राइट? प्रोफेशनलिज्म के नाम पर कुछ तो भी चल रहा है मार्केट में, कुछ तो भी। तो वो मैं नहीं चाह रहा हूं कि मेरे से जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो गलत गाइडेंस जो है वो लें, अच्छी चीज उनको मिलेगी इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं। और मैं क्या गारंटी दूंगा गाइस, आपको तो डेमो मिलेगा, आप डेमो देखो, खुद ब खुद डिसाइड करो, राइट? क्योंकि हमेशा मैं यही कहता हूं कि आपका ये करियर का सवाल है, आप डिसाइड करो कि कौन टीचर आपके लिए अच्छा है कौन नहीं है। टीचर सभी अच्छे होते हैं, बट आपको किन से समझ में आ रहा है वो चीज आपको डिसाइड करनी है, राइट? तो यही चीज रहती है मेरी हमेशा से। और चलो फिर अब फाइनली लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। मैंने आपका समय जो है वो काफी ज्यादा वेस्ट कर दिया अभी इस चीज के बारे में बताने में, बट एक्चुअली ये वेस्ट नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में एक्चुअली में आपको बताना था, और मुझे भी क्लैरिफाई करना था कि जो मैं ये फीस रख रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं एकदम से देखो यार सर जो है वो इतनी फीस बढ़ा दी, सर ने 100 रुपए बताते हैं और सर देखो इतनी फीस बढ़ाते हैं। देखो गाइस, मैंने अपनी कोई फीस नहीं बढ़ाई, मेरी फीस आज भी 100 रुपए है, 100 रुपए पर मंथ, जो स्टार्टिंग से मैंने शुरू करी थी जब से ये चैनल शुरू है, राइट? और ये आपको जब तक इन्फ्लेशन नहीं बढ़ता तब तक आपको ऐसी ही मिलेगी, राइट? बाकी मैं आपको तो इवन एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा रहा था इसी में शामिल, और अभी भी प्रोवाइड करा रहा हूं अगर आप ऑफर जो है वो लेते हैं तो, राइट? बाकी क्या हो रहा था, थोड़े से सर्वाइवल में दिक्कत आ रही थी, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं, तो इसीलिए जो है वो उसको अलग जो है वो कर दिया, क्योंकि आपके लिए भी गाइस लगातार यहाँ पर मैं बना रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, राइट? और मेरा कोई दूसरा काम नहीं है कि मेरी कोई अगर 4-5 सोर्स ऑफ इनकम होती, 4-5 जगह से अगर कोई इनकम आ रही होती या कोई एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम होती, तो मे भी शायद मैं ये पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराता, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट? बट क्या है कि और इवन जैसे आप बोलोगे कि सर आपको तो यूट्यूब से भी इनकम मिलती है, आप एक बार यूट्यूब से सर्च कर लेना कितनी इनकम आती है, राइट? मैंने तो एक बार बीच में एक बार प्रूफ भी दिया था, वो यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ होता है, बट फिर भी अपने टेलीग्राम पर प्रूफ दिया था मैंने। मेरे हाईएस्ट जो वीडियोस थे 2500 के आसपास, उसमें वीडियोस में व्यूज थे, उसका जो अमाउंट जो था वो 30-35 रुपए के आसपास था। तो अब आप खुद अंदाजा लगाओ, राइट? तो वो जो है वो यूट्यूब इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, और मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो यही रहती है कि आप जो पीडीएफ्स वगैरह परचेज करते हैं तो उससे मेरा थोड़ा सर्वाइवल जो है वो चलता रहता है। और ये सब बातें गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैनल जो है वो आप लोगों का है, आप लोग ही डिसीजन मेकर है इस चैनल में, और ये बाकायदा मैं कहता ही नहीं हूँ, बाकायदा लिखा भी हुआ है कि ये आपका चैनल है, राइट? आर चैनल भी नहीं बोलता मैं, आप ही लोग का चैनल है, आप ही डिसीजन मेकर हो, आप जैसा चाहते हो वैसा इस चैनल पे मैं लेकर आता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं, राइट? काफी समय से स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर इसी प्रकार से आप बनाया करो टॉपिक्स वगैरह, मैं कोशिश करता हूँ कि बनाने की जैसी टाइम मिलता है जितना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि आप लोग के टॉपिक्स भी कवर कराने होते हैं ना। अब इस बीच में मैं अगर यही सब सजावटी चीजों पे लगा रहूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर जो है वो टॉपिक्स कम ना हो, तो इस पर मैं फोकस करता हूँ। इसलिए मैं कई बार जो है वो आपको ये सब चीजें जो है वो सजावटी मिलती नहीं है, मतलब ये मार्क वार्क मिलते नहीं है, क्योंकि द रीजन बीइंग इज मेरा फोकस है कि आपके पूरे टॉपिक्स कवर कराना, और ये चीज मैं करता हूँ। इस पर कभी मत सोचना कि आपके कुछ टॉपिक्स छूट गए या हुए नहीं है कवर, थोड़े से डिले हो सकते हैं, मैंने माना 1-2 दिन 4 दिन के बाद मिल जाएगा वो टॉपिक आपको, बट मिलेगा जरूर, राइट? इस बात की 100% गारंटी रहती है। वो तो वैसे मेरे रेगुलर स्टूडेंट जानते हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सो गाइस फाइनली अब बात करते हैं मकर संक्रांति के बारे में, तो और मकर संक्रांति से रिलेटेड फैक्ट्स को जानेंगे। अभी रिसेंटली हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने जो हमारी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनको विशेष दी, लोहरी की, मकर संक्रांति की, पोंगल की, पौष पर्व की, उत्तरायण की, भोगली बिहू की, तो ये सब की उन्होंने विशेष दी। अब देखो जो मकर संक्रांति है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, यानी कि ये जो फेस्टिवल है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, राइट? अलग अलग तरीके से इस फेस्टिवल को मनाया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। और मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग एक त्योहार है, भगवान सूर्य को अर्पित ये त्योहार हम लोग को देखने को मिलता है। सोलार साइकिल्स के अकॉर्डिंग ये मकर संक्रांति ऑब्जर्व की जाती है।
14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है या 14 जनवरी से एक दिन पहले या एक दिन बाद नॉर्मल तौर पर हमें मकर संक्रांति देखने को मिलती है। कुछ कुछ क्षेत्रों में तो ये फेस्टिवल 4-4 दिन तक चलता है। इवेंट जो होता है फेस्टिवल के सेलिब्रेशन का 4-4 दिन तक चलता है, राइट। और पहला दिन होता है जब सूर्य जो है वो कैप्रिकॉन से यानी कि मकर से जो है वो वापसी लेता है, विंटर सोलिस्टिस खत्म हो जाता है और लंबे दिन शुरू हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो विंटर जो होता है उसमें रातें लंबी होती हैं, राइट, और समर में दिन लंबा होता है, राइट, और रात छोटी होती है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, विंटर सोलिस्टिस खत्म होता है तो दिन जो है वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, राइट। सूर्य जो है वो वापस होने लगता है कैप्रिकॉन से। और आप समझदार हैं गाइस, आपको पता है कि ये सूर्य जो वापस नहीं होता, ये सूर्य की किरणें जो होती हैं वो वापस होती हैं। जैसे कि सूर्य की किरणें जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर इस समय तक पड़ रही थी, राइट, टोटली, क्योंकि आप जानते हो गाइस कि सूर्य की किरणें जो होती है वो इसी ट्रॉपिक्स के बीच में ही जो है वो चलती हैं, राइट। इसी ट्रॉपिक्स के बीच में ही सूर्य की किरणें हमें देखने को मिलती हैं, राइट, ट्रॉपिक्स के बीच में। तो यहाँ पे ओवरहेड होता है सन, और ये यहां से फिर ये वापसी लेता है। अब देखो सन वापसी नहीं लेता, क्योंकि आप खुद समझदार हैं गाइस कि सन तो घूमता नहीं है, धरती घूमती है, सन तो एक ही जगह पर रहता है, राइट, बट धरती जो है वो गोल घूमती है। तो वो मैं भी आपको वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, बट पहले ये समझ लो। जैसे कि गाइस हमारे यहाँ पर हम लोग विंटर्स के समय पर क्रिसमस मनाते हैं, बट जब आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो आप देखोगे कि क्रिसमस जो मनता है वो गर्मियों में क्रिसमस मनता है, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा गर्मी होती है इस समय पर, राइट। अब क्या हो रहा है, अब हम लोग मकर संक्रांति क्यों मना रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो वापसी ले रहा है, सूर्य जो है वो वापस इक्वेटर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ रहा है, राइट। तो ये सूर्य की वापसी होती है, बट एक्चुअल में सूर्य की वापसी नहीं होती, सूर्य की किरणें जो है वो यहां से हटकर यहां पर जाने लगती हैं। अब ऐसा होता कैसे, ये भी आप समझ लो, राइट। जैसे कि आप सभी जानते हो कि सूर्य तो स्थिर रहता है, धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है ऑर्बिट में, राइट, धरती अपने ऑर्बिट में सूर्य के चक्कर लगाती है। बट क्या ये ऑर्बिट ऐसा होता है सर्कुलर पाथ का? नहीं, ये कभी कभी ऊपर जाता है, कभी कभी नीचे आता है। ये टोटली सर्कुलर पाथ का ऑर्बिट हमें नहीं देखने को मिलता। डायग्राम में तो ऐसा लगता है कि सर्कुलर है, बट एक्चुअल में ये सर्कुलर होता नहीं, और धरती भी टिल्टेड है। तो उसके कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिलती है, जैसे कि ये है, ठीक है। अब आप देखो इस क्षेत्र पर सूर्य की किरणें कहां पर पड़ रही है, जैसे कि ये जहां पर मैं अपने माउस का कर्सर चला रहा हूं, यहां पर अगर सूर्य और धरती यहां पर है तो यहां पर बीच में पड़ेगी, राइट। बट धरती अगर यहां पर है, सूर्य अगर यहां पर है, तो किरणें कहां पर पड़ेगी, इस रीजन पर पड़ेगी ना ज्यादा। अभी हमने क्या देखा था, इस पूरे रीजन पर जो है वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। बट अगर मैं धरती को यहां पर लिया है तो कहां पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इस क्षेत्र पर, नीचे वाले क्षेत्र पर। ऊपर वाले क्षेत्र पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही, मतलब ऊपर वाला क्षेत्र जो होगा वो ठंडी वाला क्षेत्र होगा। तो वैसे ही ये वाला जो एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, अब आप देखो, अब इस चीज को ऑब्जर्व करो इस तरीके से, ठीक है। सूर्य इधर है, धरती इधर है। अब सूर्य की किरणें कहां पर पड़ रही है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब आप इसको यहीं पे मानो ना, ऑस्ट्रेलिया के पास ही आप इसको मानो, चलो ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास पड़ रही है, मतलब ऊपर वाला जो एरिया यानी कि इंडिया वाला जो एरिया, वहां पर क्या होगी, ठंडी होगी, क्योंकि सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, राइट। बट वहीं पर अगर आप इसको नीचे ले आओ, अब मैं सूर्य को ऊपर नहीं लेकर आ रहा हूं इस मैप, चलो रुक जाओ, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब ये धरती गोल घूमी और ये यहां पे आ गई, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है, ठीक है, अब मैं इसको नीचे ले आता हूं ना, क्योंकि ये धरती जो है वो पूरी की पूरी इस एरिया को, जैसे मान के चलते हैं, इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है धरती पूरी की पूरी, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप भी कर देता हूँ, तो आपको और बेटर तरीके से मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा पूरी चीजें, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब आप समझोगे चीजों को। अभी सूर्य की किरणें जो है वो पूरे ट्रॉपिक्स में पड़ रही हैं, ठीक है। सूर्य की किरणें पूरे ट्रॉपिक्स में पड़ रही हैं अभी, ठीक है, पूरे ट्रॉपिक्स में पड़ रही है। बट अगर मैं ऐसे ले आता हूं, धरती गोल घूम रही है, ठीक है, धरती गोल घूम रही है। अब क्या होगा, सूर्य की किरणें यहां पर पड़ेगी धरती के नीचे वाले एरिया पे। तो आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा गर्मी होगी, ऊपर वाले एरिया पे यहां पे ज्यादा गर्मी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो है वो यहां पर नीचे साइड ज्यादा पड़ रही है, ठीक है। अब मैं इसको गोल घुमा के इसको यहां पर ले आता हूं, ठीक है, नीचे साइड। तो आप क्या देखोगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ पास जो है वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो ज्यादा सूर्य की किरणें नहीं पड़ेगी, ऊपर साइड ज्यादा सूर्य की किरणें पड़ेगी, यानी कि यहां पर इंडिया के पास। तो ये ऐसा खेल होता है। हम लोग जो बात करते हैं ना कि सूर्य जो है उसने वापसी ली है, मकर ने जो है वो वापसी ली है, तो ऐसा नहीं होता, वो सूर्य की किरणें होती हैं, क्योंकि धरती जो है वो गोल घूम रही होती है ना, ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग को एक टॉपिक को समझना है, ठीक है। अब ये हट जाए एक बार, हाँ, क्लियर हुई यहां तक पूरी बात है। तो इस तरीके से हम लोग को मकर संक्रांति देखने को मिलती है, जब कैप्रिकॉन से वापसी लेता है सूर्य। अब ये देखो, ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। और हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग या चूज द करेक्ट पेयर जैसे क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं।
जैसे मकर संक्रांति की बात करें गाइस तो ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तो यहाँ पर और इवन काफी सारे एरियाज नॉर्थ इंडिया के, यहाँ पर मकर संक्रांति मनाई जाती है इस दिन। और इसके अलावा बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बंगाल के अंदर पार्बोन मनाया जाता है, पोष पार्बोन या पोष पर्व जो है वो बंगाल में मनाया जाता है। पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। भोगाली बिहू असम में, लोहरी पंजाब और जम्मू में, माघी हरियाणा और हिमाचल में, खिचड़ी पर्व ये बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जो है मनाया जाता है खिचड़ी पर्व, राइट। तो ये चीजें, इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। गाइस यहां पर अपन समझेंगे पोलार वॉर्टेक्स के बारे में। तो देखो, जैसे ही आप पोलार वॉर्टेक्स सुनो, आपके दिमाग में तुरंत दो चीजें आनी चाहिए। एक तो पहले आपको यह पता करना है कि पोलार वॉर्टेक्स जो है वो कमजोर है या फिर वो स्ट्रांग है, ये चीज आपको पता करनी है। और अगर पोलार वॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है तो वो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे होता है, नॉर्मल स्टेट में होता है। बट अगर पोलार वॉर्टेक्स वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है या टूट जाता है, तब उस समय यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में काफी तेज ठंडी हमें देखने को मिलती है। इसके इफेक्ट जो होते हैं कि पोलार वॉर्टेक्स जब वीक होता है तब काफी तेज ठंडी हो जाती है यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस पर ये अपन थोड़ी सी बात करते हैं। पहले तो पोलार वॉर्टेक्स, तो पोलार नाम से समझ में आ रहा है कि पोल एरिया पर ये हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो क्या होता है कि जो पोल एरिया होता है, नॉर्थ पोल, वहां पर एक बेसिकली आप कह सकते हो कि एक हवा जो है, विंड जो है, उसकी लेयर हमें देखने को मिलती है। ये तो अपन ने क्या देखा कि ये विंड की लेयर है पोलार वॉर्टेक्स, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, हमारे जो नीचे वाला जो एरिया यूनाइटेड स्टेट्स का और यूरोप का, ये इसे प्रोटेक्ट करके रखती है आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से। आर्कटिक क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती है उसके लिए ये जो लेयर है विंड की, वो एक बैरियर का काम करती है, उसको रोकने का काम करती है, राइट। तो जब ये स्ट्रांग होती है तब टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट जब ये वीक हो जाती है, अब जब ये वीक होती है तब क्या होता है, कि पोलार वॉर्टेक्स जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये वीक है, कमजोर है, तो वो वहां से आने वाली हवाओं को जो है वो बियर नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा, उसके लिए बैरियर नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए ये शिफ्ट होकर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और जब ये शिफ्ट होकर नीचे आएगा तो आर्कटिक की जो हवाएं हैं तो वो नीचे यहां पर हमें देखने को मिलेगी, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में इंपैक्ट क्रिएट करेंगी, राइट। और वहां पर ठंडी, मतलब एकदम तेज ठंडी हो जाती है, राइट। डीप फ्रीज वहां पर देखने को मिलता है, बहुत तेज ठंडी हो जाती है। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। और अभी मेट्रोलॉजिस्ट ने प्रेडिक्ट किया है कि पोलार वॉर्टेक्स जो है वो दो में स्प्लिट हो रहा है और नीचे की तरफ जो है, साउथवर्ड की तरफ जो है वो जा रहा है। और इसी के कारण यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्रीज में काफी तेज ठंड जो है वो होने वाली है। और ऐसा ही वॉर्टेक्स 2014 में हुआ था और एक्सट्रीम वेदर इंप्लीकेशंस इसके देखने को मिलते हैं। वेस्ट नेशन जो होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के, वहां पर एक्सट्रीम हार्श विंटर हमें नजर आती है, बहुत तेज ठंड हम लोग को वहां पर नजर आती है। तो पोलार वॉर्टेक्स का सीधे सीधे मतलब हम लोग को इसका इफेक्ट ये देखने को मिलता है। ये चीज याद रखना कि जब पोलार वॉर्टेक्स वीक होता है तभी ये ठंडी हवाएं जो है वो एंटर करती है। इसको आप लॉजिकली समझ सकते हो, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, ये लेयर होती है, आप इसको कह सकते हो एक वॉल, एक दीवार है जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को। और जब ये दीवार वीक हो जाएगी, टूट जाएगी, तब ऑब्वियस ही बात है कि हवा जो है वो एंटर करेगी यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में। तो यही वजह है कि पोलार वॉर्टेक्स जो वीक होती है तो उसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में काफी तेज ठंडी हवाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है, जो मौसम है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और एग्जैक्टली पोलार वॉर्टेक्स है क्या गाइस, तो व्रिलिंग कोन ये हम लोग को लो प्रेशर पर देखने को मिलता है पोल्स के ऊपर, राइट। और सबसे ज्यादा ये विंटर्स पर हम लोग को नजर आता है। क्यों विंटर्स पर सबसे ज्यादा ये हम लोग को नजर आता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं को, राइट। और पोलार वॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर पर गोल घूमता है, स्पिन करता है, व्रिलिंग है, यानी कि मतलब तूफान टाइप का ये हम लोग को देखने को मिलता है, गोल गोल जो है वो घूमने लगता है। और जब भी वॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है तब उस समय कोल्ड एयर जो होती है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एंटर नहीं कर पाती है, राइट। और ये फिर मिड लैटिट्यूड जो होती है उसको कोल्ड आर्कटिक एयर से प्रोटेक्ट करके रखता है, वही सेम चीज जो मैंने भी आपको समझाई थी, राइट। इसके अलावा पोलार वॉर्टेक्स जब वीक हो जाता है, जब ये टूट जाता है या वीक हो जाता है, मैंने आपको बताया कि एक प्रकार की दीवार है, जब ये टूट जाती है, वीक हो जाती है, तब उस समय क्या हम लोग को देखने को मिलता है कि हवाएं जो होती हैं वो एंटर कर जाती हैं मिड लैटिट्यूड्स में, और अमेरिका और यूरोप में काफी ठंडी रिकॉर्ड की जाती है, नजर आती है, राइट। तो वेव एनर्जी जो होती है वो अपवर्ड की तरफ जाती है लोअर एटमॉस्फेयर में, और स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है वो गर्म हो जाता है, और इस इवेंट को सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग भी कहा जाता है। अब मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा जो कि इस आर्टिकल में लिखा नहीं है।
देखो क्या होता है, अगर बाई चांस स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए कि क्लाइमेट चेंज एक कारण है पोलर वॉर्टिक्स का, तो वो स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होती है, और मैंने आपको क्या बताया कि ये वाली जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होती है। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तब उस समय क्या होता है, गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ जाती हैं। और मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये जो पोलर वॉर्टेक्स है ये बेसिकली ठंडी हवाओं की एक लेयर है, ठीक है। अब जब गर्म हवा ठंडी हवा के साथ टकराएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ठंडी हवा की जो लेयर है वो तो हार्म होगी होगी, वो वीक तो होगी होगी। इसको कुछ इस तरीके से आप समझो, जैसे कि एक दीवार आप बनाओ, इमेजिन करो एक दीवार है और वो दीवार बर्फ की है, ठीक है, दीवार बर्फ की है। अब बर्फ कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है आप खुद ही जानते हो। अब दीवार एक बर्फ की है तो वो आपको जाने नहीं देगी उस पार, ठीक है। आप जैसे अपने आप को मान लो कि आप ठंडी हवा जो आर्टिक से आ रहे हो, ठीक है, आप ठंडी हवा आप आर्टिक से एंटर कर रहे हो और आपको अमेरिका की तरफ जाना है, तो एक आपके सामने बर्फ की दीवार है, ठीक है। आप उस दीवार को क्रॉस नहीं कर पाओगे क्योंकि काफी स्ट्रांग वो दीवार है। बट वहीं से ही आप देखोगे कि अमेरिका में किसी ने आग जला दी, ठीक है, अमेरिका के अंदर किसी ने आग जलाई, तो उस आग के कारण वो जो बर्फ की जो दीवार है वो पिघल रही है। और अब बर्फ की दीवार पिघल रही है मतलब वॉर्टेक्स कमजोर हो रहा है, और वॉर्टेक्स कमजोर होगा तो फिर आप वहां पर चले जाओगे, एंटर कर जाओगे, राइट। तो ये इस प्रकार की चीज होती है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हमें देखने को मिलता है कि गर्माहट हो जाती है, वार्मिंग हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि नीचे से आ रही होती है ऊपर हवाएं, कौन सी? गर्म हवाएं। और गर्म हवाएं आने के कारण ये जो वॉर्टिक्स जो है, पोलर वॉर्टिक्स, ये वीक हो जाता है, और वीक होने के बाद जो ऊपर से आने वाली जो ठंडी हवाएं वो एंटर कर जाती है यहाँ पर अंदर, राइट, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, यूरोप की कुछ कंट्रीज में। और वार्मिंग जो होती है वही मैंने आपको बताया, वो वीक कर देता है पोलर वॉर्टेक्स को, वही पूरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। और जब पोलर वॉर्टेक्स को वार्मिंग वीक करता है तो इसकी लोकेशन शिफ्ट हो जाती है। अब कैसे लोकेशन शिफ्ट होगी? तो देखो यहां से लगातार धक्का मार रही है ठंडी हवाएं आर्टिक क्षेत्र से, बट ये काफी स्ट्रांग है इसलिए इसको धक्के का असर नहीं पड़ रहा। अब यहां पर है, अब जब धक्का मार रही है वापस से ये यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार धक्का इसके ऊपर पड़ रहा है और ये वीक हो गया। अब जब धक्का पड़ रहा है, वीक हो गया, तो ये पीछे की तरफ तो शिफ्ट करेगा ही ना। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि ये जो है वो शिफ्ट कर जाती है, ठीक है, क्योंकि ये वीक हो जाती है पोलर वॉर्टेक्स। किसके कारण? वार्मिंग के कारण, गर्माहट के कारण। और कई बार ये स्प्लिट हो जाती है, दो पार्ट्स में चली जाती है, इसको सिस्टर वॉर्टिसिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं? तो इफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सट्रीम विंटर हो जाती है, टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है, क्योंकि ठंडी हवाएं जो होती हैं वो आर्टिक से इस तरफ एंटर कर रही होती हैं, राइट। तो ये चीज हमें नजर आती है। और वार्मर आर्टिक जो होता है वो फेवर करता है सीवियर विंटर वेदर को, राइट, क्योंकि वार्मर आर्टिक इसलिए फेवर करेगा सीवियर विंटर वेदर को क्योंकि ये जो लेयर है ये प्रोटेक्ट करती है कोल्ड एयर्स को, कि वो नीचे की तरफ मिड लैटिट्यूड की तरफ ना आए। और जब आर्टिक क्षेत्र में जब गर्माहट होगी तो ये लेयर जो है वो टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और फिर वो ठंडी हवाएं जो है वो हमारी तरफ जो है वो नीचे की तरफ मिड लैटिट्यूड की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है, और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग को क्लियर रहना चाहिए पोलर वॉर्टेक्स से रिलेटेड। और पोलर वॉर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों को मैप की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और आपको मैंने हमेशा कहा है कि आपके जो स्टडी रूम है वहां पर एक बड़ा सा इंडिया का मैप होना चाहिए और एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप होना चाहिए, लगा होना चाहिए, राइट। अगर अभी तक आपने नहीं लगाया तो लगा लो, कई बार बोल चुका हूं, राइट। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उनके स्टडी रूम में अभी तक अगर कोई मैप नहीं है तो आजकल में मैप लेकर आ जाओ और लगा लो, राइट। और समय समय पर मैप को आपको देखते रहना है। तो चलो जाइए, खड़े होइए, आपके मैप के पास जाइए, और मैप में आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखिए, वहां पर आपको जो है वो एक नाइजीरिया कंट्री दिखाई देगी और आपको छाद कंट्री दिखाई देगी। नाइजीरिया और छाद के बीच में आप देखिएगा बकायदा एक बड़ी सी लेक आपको दिखाई देगी, वो बकायदा आपके लिए विजिबल होगी, आप क्लियरली उस लेक को देख सकते हैं, और ये लेक छाड है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है लेक छाड कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए नाइजीरिया और छाड कंट्री के बीच में हम लोग को लेक छाड देखने को मिलती है। यहां पे ये याद रखना है कि लेक छाड जो है नाइजर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है, नाइजीरिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। तो ये कुछ बारीकियां जो होती है वो आप लोग को थोड़ा सा देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीज है। और अभी अपन इस लेक के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि यहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। टेररिस्ट अटैक नाइजीरिया के अंदर बोको हरम के द्वारा किया गया है, और लेक छाड क्षेत्र पर इस्लामिक स्टेट के द्वारा जो है वो टेररिस्ट अटैक किया गया है। और वेस्ट अफ्रीका क्षेत्र में भी इस्लामिक स्टेट ने टेररिस्ट अटैक कंडक्ट किया है। तो इस्लामिक स्टेट वही है गाइस, आईएस के नाम से जो पहले जानी जाती थी, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आज की डेट में ये आईएस के नाम से जानी जाती है, इस्लामिक स्टेट, ठीक है। टेररिस्ट विंग ये हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसी अटैक को देखते हुए इंडिया ने चिंता व्यक्त करी है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में हमें देखने को मिला है। बट आप लोगों को लेक छाड से रिलेटेड जो है वो जानकारी होनी चाहिए। तो लेक छाड के बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकली काफी बड़ी और काफी शैलो लेक ये हम लोग को सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलती है।
लेक छाट की अगर हम लोग बात करें गाइस तो ये नाइजीरिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है और छाट के साथ, जैसा मैंने भी आपको बताया, राइट। और छाट बेसिन की सबसे बड़ी लेक है ये। यहां पर दो नदियों के नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जैसे छारी नदी और योबे नदी, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है छारी नदी कहाँ है, योबे नदी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए अफ्रीका के अंदर है ये मोटे मोटे तौर पर। और छारी नदी की एक ट्राइब्यूटरी है लोगोन, ये 90% से ज्यादा पानी जो है वो प्रोवाइड कराती है लेक को, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसका कुछ पानी का जो अमाउंट है हम लोग को देखने को मिलता है वो योब नदी से फुलफिल होता है, यानी कि इस लेक का थोड़ा पानी जो है वो योब नदी से आता है और ज्यादा मात्रा में पानी छारी नदी से आता है, ठीक है, इस लेक के अंदर। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको बस बेसिक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए, राइट। अब अपन बात करेंगे खेलो इंडिया ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 के बारे में। एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये टॉपिक, ये न्यूज हम लोग को देखने को मिल रही है। अच्छा, इसको हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया, एक मिनट रुको, हिंदी ट्रांसलेट करके आता हूं। देखिएगा, ज़ांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 ऑर्गेनाइज किया गया है 18 से लेकर 30 जनवरी 2021 के बीच में। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज के द्वारा यह ऑर्गेनाइज किया गया है खेलो इंडिया बैनर के तहत और लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन के साथ, उनके सहयोग के साथ इस पर्टिकुलर युवा फेस्टिवल को, स्पोर्ट्स एंड युवा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि ये फेस्टिवल लद्दाख में होने वाला है, याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। यहां पर थोड़ी बात करेंगे अपन ज़ांस्कर या जहर के बारे में या ज़ांस्कर वैली के बारे में, राइट। ज़ांस्कर के नाम से भी या जंस्कार के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। और ज़ांस्कर वैली के नाम बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, इस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ज़ांस्कर वैली का, ज़ांस्कर रेंज का, क्योंकि आपको मैप में इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि ये ज़ांस्कर रेंज कहां पर है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आए हुए हैं कि काराकोरम रेंज, ज़ांस्कर रेंज, ग्रेटर हिमालय रेंज, तो इसको जो है वो नॉर्थ टू साउथ में या ईस्ट टू वेस्ट में अरेंज करो, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये पूरी अच्छे से इसकी जानकारी होनी चाहिए। काराकोरम पास हमें नजर आ रहा है, इसके नीचे काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ज़ांस्कर रेंज है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे नदी है, इंडस नदी हमें देखने को मिल रही है, नुब्रा नदी है, सहायक नदी है, राइट। तो ये सब चीजें आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए ज्योग्राफिकली, लोकेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी, तो इसको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। जहर इसका लोकल नेम है। और ज़ांस्कर रेंज जो है एक माउंटेन रेंज हम लोग को देखने को मिलती है, पर्वत श्रृंखला है ये, मतलब लद्दाख में हम लोग को ये देखने को मिलती है, राइट। और ज़ांस्कर को लद्दाख से ये सेपरेट करती है ज़ांस्कर रेंज। और ज़ांस्कर रेंज बेसिकली तीथिस हिमालय का पार्ट है। अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई हम लोग को नजर आती है। सिंग्लिनोरियम फॉर्म में ये हमें देखने को मिलता है। सिंग्लिनोरियम क्या है, तो आपने ज्योग्राफी में ये वाली चीज पढ़ी होगी, राइट। एक मिनट रुकिए, इसको बैक कर दें अपन। आपने ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी होगी, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ये जैसे पर्वत में ऊपर वाला जो एरिया होता है एंटीक्लाइन का होता है, और नीचे जो चली जाती है अपनी टेरिटोरियल ज्योग्राफी, टेरिटोरियल जो फीचर है, तो वो नीचे जो चले जाता है वो सिंक्लाइन हम लोग को नजर आता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो ये वाली चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। तो सिंक्लाइन वाले एरिया पर ये हम लोग को देखने को मिलता है ये ज़ांस्कर रेंज, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से हर एक चीज के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और अगर न्यूज में आ रहे हैं ये सब टॉपिक तो अच्छे से पता होना चाहिए। एवरेज हाइट ज़ांस्कर रेंज की है 6000 मीटर की। इसके ईस्टर्न पार्ट को रुपशू कहा जाता है। तो देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि रुपशू जो है वो किस पर्टिकुलर पर्वत श्रृंखला के ईस्टर्न पार्ट को कहा जाता है। तो ज़ांस्कर रेंज अगर वहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो उसको आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल, पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहां पर ऑब्जर्व किया गया है। तो आपको लेह याद रखना है, लेह में ये सेलिब्रेट किया गया है और नुब्रा वैली में ये सेलिब्रेट किया गया है। याद रखिएगा नुब्रा वैली कहां पर है, लेह में है। तो ये सब लोकेशंस वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें कहां कहां पर है, राइट। और नुब्रा बेसिकली एक सब डिवीजन है और तहसील है लद्दाख की। और यहां पर नुब्रा और श्योक नदी जो हमें देखने को मिलती है वो एक एरिया को काटती हैं, और जिस एरिया को ये काटती है उसको ट्राई आर्म्ड वैली के नाम से जाना जाता है, जहां पर लोग निवास करते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। और इसके अलावा श्योक नदी की बात करें तो श्योक नदी नुब्रा नदी के साथ मिलती है। नुब्रा नदी को सियाचिन नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और श्योक नदी जिस जगह पर नुब्रा नदी के साथ मिलती है वहां पर एक बहुत बड़ी वो वैली क्रिएट करती है जो कि लद्दाख और काराकोरम को सेपरेट करते हैं, राइट। लद्दाख और काराकोरम को, काराकोरम पर्वतमाला जो है, काराकोरम रेंज जो है, जिसका भी मैंने आपको मैप में दिखाया था लोकेशन, तो उसको ये अलग करती हैं, ठीक है। और श्योक नदी इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है, जैसा भी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। तो ये सब चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, लोकेशन वाइज चीजें पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये कहां पर लोकेटेड है। और फैक्चुअल एक डेटा अपन को मिला कि लेह में पहला आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल हमें देखने को मिला, आइस क्लाइंबिंग वाला। इस प्रकार से चढ़ा जाता है ना, जो पर्वत वगैरह जो होते हैं जिसमें बर्फ ढकी होती है, तो इस प्रकार से चढ़ते हैं वो,
क्लाइंबर्स वगैरह। तो ऐसा फेस्टिवल अभी रिसेंटली देखा गया। गाइस चाइना के अंदर हम लोग को शीजियाजुआंग देखने को मिलता है। शीजियाजुआंग जो है ये बेसिकली एक एरिया हम लोग को नजर आता है चाइना के अंदर। ये बेसिकली चाइना की हेबी प्रोविंस जो है उसकी सबसे बड़ी सिटी है और उसकी कैपिटल हम लोग को ये देखने को मिलती है। ये टॉपिक हम लोग इस जगह का क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी कोरोना वायरस के काफी ज्यादा केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग ताईहांग माउंटेन थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ताईहांग माउंटेन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर है, तो आप चाइना का ये पूरा मैप आप देख रहे हो तो चाइना के आप ईस्ट में आप मेंशन कर सकते हो कि चाइना के ईस्ट में हम लोग को ताईहांग माउंटेन्स देखने को मिलता है। और यहीं पर ही इसी के नजदीक एक हुतुओ नदी है। तो हुतुओ नदी भी आपको पता होना चाहिए कि चाइना में हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है हुतुओ नदी और ताईहांग माउंटेन्स। सिर्फ इतनी सी चीज आपको इस टॉपिक में थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ठीक है गाइस। बात करेंगे कायाकल्प पुरस्कार के बारे में, कायाकल्प अवार्ड के बारे में। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, राइट, और किस पर्पस के लिए दिया जाता है। तो हमारे जो कंट्री में जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की, तो उनको देखा जाता है कि वो कितने क्लीन है, वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन मेंटेन है कि नहीं है। तो उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए और उस चीज को देखते हुए जो जितने भी स्वच्छ जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो बेसिकली हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वहां पर स्वच्छता मेंटेन रहे, इस पर्पस के लिए अवार्ड हमें देखने को मिलता है। कायाकल्प अवार्ड 2015 में सरकार के द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये बस बेसिक सा फैक्ट है जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। गाइस डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट स्कीम को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में होता क्या है, तो देखिए जैसे कि एक किसान है, किसान ने जो है वो खेती करी, ठीक है, बट किसी वजह से क्या हुआ, किसान ने बीज वगैरह लगाए बट किसी वजह से एकदम सूखा पड़ गया, राइट, बारिश वगैरह नहीं हुई, तो किसान की फसल जो है वो खराब हो गई, राइट, तो किसान जो है वो दुखी हो गया। बट किसान ने अगर अपना इंश्योरेंस कराया होगा, राइट, यानी कि क्रॉप्स का अपने इंश्योरेंस कराया होगा, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किसानों को पैसे दे देगी और किसान जो है वो फिर खुश हो जाएंगे क्योंकि उनका कोई लॉस वगैरह नहीं हुआ, राइट, यानी कि किसी भी प्रकार की नेचुरल कलामिटी होती तो उसमें उनका नुकसान नहीं होगा, राइट, जो उन्होंने पैसा जो लगाया वो उनको रिटर्न मिल गया। तो यही होता है ना इंश्योरेंस में। जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, किसी वजह से अगर बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हमने अगर गाड़ी का इंश्योरेंस कराया होता है तो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी गाड़ी को बनवा के हमें देती है, राइट, यही होता है ना इंश्योरेंस में। बट इंश्योरेंस जब हम लोग करवाते हैं तो हम लोग को हर साल उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो वैसे ही किसान जब इंश्योरेंस करवाते हैं अपने क्रॉप का तो उस पर उनको भी प्रीमियम पे करना होता है। बट इनको सब्सिडाइज रेट में प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है सरकार के थ्रू। सरकार जो है वो उनको काफी कम रेट में प्रीमियम प्रोवाइड कराती है क्योंकि सरकार इंश्योरेंस कंपनी को अपनी जेब से पैसा भरती है। जैसे कि सब्सिडी होती है ना, सब्सिडी में जो आज की रेट में हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम लोग जो गैस सिलेंडर का जो उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे घर में जो सिलेंडर आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सब्सिडाइज रेट में आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि सिलेंडर जो आते हैं ना हमारे घर में, लाल कलर का जो सिलेंडर होता है, 12 सब्सिडी मिलती है उसमें। उस 12 सब्सिडी की सिलेंडर अगर आप यूज कर लोगे उसके बाद जो उसका रेट होता है सिलेंडर का वो अलग होता है, राइट, क्योंकि उस पर सब्सिडी नहीं मिलती है। तो सरकार हमें डिस्काउंट रेट पर ये सब चीजें प्रोवाइड कराती है। तो वैसे ही किसानों को भी डिस्काउंट रेट पर सरकार जो है क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। अब इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको सरकार अपनी जेब से पे करती है क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी जो है जो काम कर रही है तो उसको तो चाहिए पैसा, उसको तो फुल प्रीमियम चाहिए, वो थोड़ा डिस्काउंट दे रही है, सरकार डिस्काउंट दे रही है। तो सरकार कुछ पैसा अपनी जेब से देती है, कुछ पैसा किसान लगाते हैं और इस प्रकार से किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे कि किसान जो है वो सेफ साइड पर आए कि अगर किसी भी प्रकार की नेचुरल कलामिटी हो जाती है, किसी वजह से उनका अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, राइट, तो उनको पैसे मिल सके जिससे कि वो किसी भी कर्जे में ना डूबे किसी प्रकार से और उनकी बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटी जो है वो कंटिन्यू चलती रहे, राइट, किसी प्रकार की उनको परेशानी ना हो। तो ये स्कीम जो है गाइस लाई गई थी 2016 में और 5 इयर्स इस स्कीम को कंप्लीट हो गए। तो दैट्स वाई ये टॉपिक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमें न्यूज में देखने को मिला है। जब स्कीम ये लाई गई थी 2016 में तब उस समय ऑलरेडी 2 हम लोग को स्कीम्स देखने को मिलती थी जिनको मर्ज कर दिया गया था। ये कौन सी स्कीम्स थी, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दोनों को जो है वो मर्ज किया और फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्कीम शुरू की गई। इस पर्टिकुलर स्कीम का मेन पर्पस यह है कि जो किसान है उनके ऊपर प्रीमियम का बर्डन कम करना, कि कम प्रीमियम उनको पे करना पड़े इंश्योरेंस के लिए। जो चीज मैंने आपको बताई थी कि सरकार अपनी जेब से जो है वो प्रीमियम लगाती है, राइट, कुछ पैसा किसानों को देना पड़ता है
और इंश्योर किया जाता है कि किसानों को जल्दी से जल्दी, जैसे ही कभी भी क्रॉप फेलियर होता है, लॉस होता है, तो तुरंत जो है वो किसानों को जल्द से जल्द जो है वो क्लेम जो है वो उनको मिल सके, यानी कि पैसा मिल सके क्रॉप फेलियर का जल्दी से जल्दी। और स्कीम जो है वो सभी फूड और ऑयल सीड क्रॉप्स जो है और एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो हैं उनको कवर करती है। और शर्त सिर्फ इतनी है कि इन सब क्रॉप्स के प्रीवियस ईयर का डेटा अवेलेबल होना जरूरी होता है। और सेकेंडली, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे कंडक्ट किया जाता है और उसमें क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हम लोग को काफी सारे देखने को मिलते हैं, जिसके आधार पर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि सर्वे होता है ना, कि किसी जमीन पर पहले तो 1 साल का उसका डेटा रिकॉर्ड रखा जाएगा कि किस किस जगह पर कितनी कितनी खेती हुई है, यानी कि कितने कितने फसलें जो है वो हमें देखने को मिली है, कितने टन की फसल जो है वो वहां से होगी उस जमीन से। तो वो सब डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और उसी डेटा के आधार पर फिर इंश्योरेंस वगैरह दिया जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो देखिए गाइस, हम लोग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में शिफ्ट कर लिया है। तो 2.0 में क्या क्या नई चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो 2020 के खारिफ सीजन से अब सभी किसानों के लिए 100% वॉलंटरी हो गया है कि वो इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। वॉलंटरी यानी कि खुद की अपनी इच्छा से, अगर उनको करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल सब्सिडी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया गया है। अब जो केंद्र जो अपना सब्सिडी का जो प्रीमियम देती है, तो केंद्र अब जितने भी अनइरिगेटेड एरियाज है, जहां पर इरिगेशन नहीं होता और जहां पर ऐसे क्रॉप्स पर जहां पर पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है, राइट, ऐसे एरियाज पर, तो उस जगह पर सरकार जो है वो 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपना प्रीमियम जो है वो रखेगी। यानी कि केंद्र सरकार जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो होती है उसमें अपनी तरफ से 30% जो है वो सब्सिडी देगी, राइट, मैक्सिमम 30% तक। और जो इरिगेटेड एरियाज है, जहां पर जो है प्रॉपर पानी की व्यवस्था वगैरह है, इरिगेशन वहां पर होता है, सिंचाई वहां पर होती है, तो ऐसे एरियाज पर केंद्र सरकार 25% जो है वो अपना प्रीमियम देगी, मैक्सिमम 25%, इससे ज्यादा नहीं देगी। तो केंद्र सरकार ने अपनी सब्सिडी के ऊपर लिमिटेशन लगा दिया है 2.0 के अंदर। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टेट्स को अब ऑप्शन दिया जा रहा है कि स्टेट्स जो है वो और भी रिस्क कवर्स या फीचर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं तो उसमें काफी सारे टॉपअप्स आते हैं। आपको पता होगा, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया होगा या आपकी फैमिली ने लिया होगा तो उसमें काफी सारे टॉपअप्स होते हैं, राइट। जैसे कि कोरोना वायरस को उसमें ऐड कर लो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को इसमें ऐड कर लो, अलग अलग प्रकार के टॉपअप होते हैं कि आपको डीलक्स मतलब आप जो हॉस्पिटल में जब एडमिट हो गए तो उसमें डीलक्स कमरा होगा आपका, या फिर मतलब लग्जरी टाइप का कमरा होगा। इस तरीके के टॉपअप्स होते हैं आजकल, आप जानते ही हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी है कि अब राज्य जो है वो अपने हिसाब से टॉपअप्स वगैरह डिसाइड कर सकती हैं। जैसे कि अगर राज्य को लगता है कि वहां पर उनकी स्टेट में कुछ एरियाज में स्थिति खराब है, वहां पर कलामिटी हो सकती है, राइट, नेचुरल कलामिटी की वहां पे संभावना है, लैंडस्लाइड हो सकती है, या फिर वहां पर अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, राइट। तो ऐसी स्टेट जो है वो और भी फीचर्स अपने इंश्योरेंस में ऐड करवा सकती हैं। तो ये वाली फैसिलिटी भी यहां पर दी हुई है, राइट। बट देखो, अब फीचर्स ऐड होंगे तो ऑब्वियस ही बात है, प्रीमियम भी बढ़ता है। तो वो स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से जो है वो मतलब देख कर, एनालाइज करके फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं अपने इंश्योरेंस में, राइट। आगे की बात करें, पेंडेंसी को अब पीनलाइज किया जा रहा है। इसमें इसका मतलब क्या है? तो देखो, सबसे बड़ा जो इशू था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो ये था कि इंश्योरेंस कंपनी जो है उनको सरकार जो है वो प्रीमियम नहीं भर रही थी, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट उनको प्रीमियम नहीं भर रही थी, और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी केसेस सामने आए थे, राइट। तो यहां पर यह कहा गया कि अगर कोई भी राज्य अपना प्रीमियम, अपना शेयर 31 मार्च से पहले अगर रिलीज नहीं करती है खारिफ सीजन के, राइट, तो या फिर राबी सीजन के 30 सितंबर से पहले अपना शेयर, अपना प्रीमियम जो है वो जमा नहीं करवाती है इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसको अगले सीजन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको अगले सीजन इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। तो ये चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक प्रकार का ये सेज सामने आ रहा है। सेज होता है ना, सेज, तो वैसे ये इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक सेज है। तो जितने भी टोटल प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा, जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास आएगा, उसका 0.5%, राइट, यानी कि 1% का आधा, उसका 0.5% उन्हें खर्चना होगा इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में। तो ये एक प्रकार का सेज है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दे दी है, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर एजुकेशन सर्विस में जो है वो एनहांसमेंट हो, बूस्ट हो, राइट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज में बूस्ट हो। तो इस पर बेसिकली मेनली फोकस करते हुए ये वाला क्लॉज भी एक इसमें शामिल किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 में। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड, राइट। गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स ने 10 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, डॉक्यूमेंट रिलीज किया है,
जिसमें उसने मेंशन किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इन फ्यूचर क्या क्या पॉलिसीज होने वाली है, इन फ्यूचर किस प्रकार से वो काम करेगा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो अब देखो, सुनने में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि अरे यार यूएसए ने एक पॉलिसी बनाई है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, वो किस प्रकार से फ्यूचर में ऑपरेट करेगा, काम करेगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग बाग इसको रटने लगेंगे, बट गाइज लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? फर्स्ट पॉइंट, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिलीज किया है, जारी किया है पब्लिकली, राइट। और डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में कार्यकाल कुछ ही चंद दिनों का जो है वो बचा हुआ है, आप भी जानते हैं, राइट। और जॉय बिडेन जो है वो अब प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये डॉक्यूमेंट है, चलो ठीक है, मान लिया एक बार कि चलो जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल चली कि एक बेटर उसने डॉक्यूमेंट पब्लिश करके गया, जिससे कि यूएसए का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज कैसी होंगी इन फ्यूचर वो डिजाइन करके जाएगा। तो मान लेते हम लोग कि उसने जाते जाते एक अच्छा काम करने की कोशिश करी, बट लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में उसने पूरी तरह से इग्नोर किया है चाइना को, पूरी तरह से इग्नोर नहीं, काउंटर किया है, और किस प्रकार से चाइना के अगेंस्ट स्ट्रेटेजीज बनानी है, तो उसके बारे में उसने इस डॉक्यूमेंट में मेंशन करके गया है। बिकॉज गाइज यू नो अबाउट इट कि यूएसए और चाइना की बनती नहीं है, और वो इसीलिए अभी और दुश्मनी इनके बीच में बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो हमें नजर आता है, या फिर आप कह सकते हो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इन 3 कॉन्टिनेंट्स में चाइना अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है इन फ्यूचर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो इसके बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूं। और यूएसए जिसको दर्जा मिला हुआ है सुपर पावर का, और अब ये देख रहा है कि आने वाले समय में तो ये पूरी यानी कि काफी सारी कंट्रीज को अपने साथ मिला रहा है, इस क्षेत्र में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर देगा, मतलब कि ये दूसरा सुपर पावर जो है वो चाइना बनने की कोशिश कर रहा है इन फ्यूचर, राइट। क्योंकि चाइना के कंट्रोल में अगर इतनी सारी कंट्रीज आ जाएंगी, जो इतनी सारी कंट्रीज के साथ वो डील कर रहा है एट प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे वो अपनी मनमानी चलाएगा, वो जो डिसीजन चाहता है वैसा डिसीजन जो है वो निकलेगा। तो यूएसए आज की डेट में काफी ज्यादा चिंतित है चाइना की पॉलिसीज को लेकर, तो इसलिए वो चाइना को काउंटर करने पर काम करता रहता है। और डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे ही कट्टर दुश्मन चाइना का हमें नजर आ रहा है, इसने काफी सारी ऐसी पॉलिसीज जो है वो बना दी है ऑलरेडी, जैसे कि अभी कल परसों के लेक्चर में मैंने इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसको बार बार आपको रिव्यू करना बहुत जरूरी है। जैसे उइगुर मुस्लिम्स है, उसको यूएसए ने सपोर्ट कर दिया, जैसे उइगुर मुस्लिम जो है वो चाइना को अटैक कर सके, राइट। यानी कि क्योंकि उइगुर मुस्लिम्स और चाइना के बीच में इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, चाइना जो है वो उइगुर कम्युनिटी को बार बार सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, इवन काफी सारे तो उइगुर कम्युनिटी को गायब कर दिया गया है चाइना से। गायब कर दिया का मतलब आप समझते हो, मार दिया गया है, राइट, हन चाइनीज के द्वारा, क्योंकि हन चाइनीज मेजॉरिटी हमें वहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यूएसए ने क्या तीर छोड़ा? यूएसए ने तीर छोड़ दिया, वो हमें देखने को मिलता है तिब्बतन्स जो लोग हैं उनको सपोर्ट किया, राइट। तो ये सब जो पॉलिसी जो यूएसए क्रिएट कर रहा है, और अभी इसने जो ये 10 पेज का जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है, इसमें इंडिया की इसने काफी ज्यादा प्रशंसा करी, बिकॉज यूएसए नोज वेरी वेल कि इंडिया और चाइना की बनती नहीं है, इंडिया और चाइना के बीच में भी इश्यूज चल रहे हैं। इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की अपनी पॉलिसी जो है वो बनाई है, एस्टैब्लिश करी है, और उसके थ्रू वो एक मार्केट चाह रहा है जहां पर वो सामान वगैरह एक्सपोर्ट कर सके। बट चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने भी एशिया का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं से हैम्पर कर दिया है कि इंडिया को एशिया का मार्केट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू मैक्सिमम मार्केट जो है वो चाइना कैप्चर करेगा। तो ऐसी चीज है, तो उसको चाइना को इन सब चीजों से रिलेटेड हम लोग काउंटर कर रहे हैं कि हमें वास्ट मार्केट जो है वो मिल सके, राइट। तो हम लोग की अपनी अलग एक पॉलिसी हम लोग डिजाइन कर रहे हैं चाइना के, मतलब चाइना के अगेंस्ट भी एज सच मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम लोग को एक मार्केट चाहिए। हम लोग की जो पॉलिसी होती है वो किसी के अगेंस्ट नहीं होती है, राइट। हम लोग अपने आप की ग्रोथ पर फोकस करते हैं, इंडिया, और यही सब चीजें आप अपने मेंस में भी लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसी अप्रोच इंडिया की है, एंड यूएसए नोज वेरी वेल अबाउट इट। तो यूएसए क्या चाह रहा है? इंडिया को फेवर कर रहा है, बोल रहा है कि यार इंडिया जो है वो आने वाले समय की, और इवन आज भी इंडिया का बहुत बड़ा रोल है इस एरिया पर, इस क्षेत्र पर। इंडिया लीड करती है काफी सारी कंट्रीज को, और यूएसए को लगता है ये सब डॉक्यूमेंट्स देखकर हमें ऐसा लगेगा कि वाह यार यूएसए तो हमारी प्रशंसा कर रहा है, और हमें तो बिल्कुल पार्टनरशिप करनी है यूएसए के साथ काफी अच्छी तरीके से। बट देखो क्या होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में जमीन आसमान का अंतर होता है। अगर हम लोग यूएसए के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर लें, और अच्छी पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि यूएसए के जितने भी दुश्मन से उनको हम अपना दुश्मन बना लें। जैसे कि रशिया की बात करें, यूएसए रशिया से भी चिढ़ता है, और रशिया से हमें S-400 की डील चाहिए, और हमने तो ले ली, कर ली S-400 की डील, बिकॉज S-400 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यूएसए चाहे कितना भी कहे, हम लोग S-400 की डील छोड़ेंगे थोड़ी ना, क्योंकि S-400 हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टू एयर मिसाइल, याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरी चीजें। तो
हमारी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिएट करना है जिससे हमारा भी फायदा हो और सामने वाली कंट्रीज का भी फायदा हो। ऐसा नहीं करना कि सामने वाली कंट्री जो है अगर वो दुश्मन है, मतलब यूएसए के जो भी दुश्मन वगैरह है, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है कि यूएसए के सभी दुश्मन हमारे दुश्मन बन जाएंगे। नहीं, इस प्रकार की अप्रोच हम लोग कभी नहीं रखते हैं। और यूएसए सोच रहा है कि हम जो है, मतलब यूएसए जो है वो इंडिया की अगर थोड़ी प्रशंसा कर देगा, तारीफ वगैरह कर देगा, तो इंडिया यूएसए का फेवर करने लगेगी। तो वो तो उसकी एक गलत अप्रोच है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और इसी डॉक्यूमेंट में उसने यही सब चीजें जो है वो कही है, चाइना के काउंटर में उसने बात करी हुई है। तो ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया इस डॉक्यूमेंट के बारे में। अब आपको थ्योरी में जो है वो पूरी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, ठीक है। तो देखो, डॉक्यूमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज हमें देखने को मिल रही है चाइना, नॉर्थ कोरिया, इंडिया और दूसरी कंट्रीज के रिगार्डिंग, राइट, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और डॉक्यूमेंट्स ने चाइना को लेकर कुछ चीजें जो है वो मेंशन करी हुई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि इसने सबसे पहली चीज तो मेंशन करी यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज के बारे में इसने मेंशन किया, राइट। यूएसए के, जैसे कि यूएसए के स्ट्रेटेजिक प्रीमेसी जो है वो उसको मेंटेन करनी है, उसको लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट करना है। अब देखो, लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर की इसने बात क्यों करी है, उसके पीछे का भी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, ठीक है। इंडिया को चाहिए एक अच्छा मार्केट, ट्रेड चाहिए, इंडिया को बेटर ट्रेड चाहिए। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू क्या कर रहा है, उन कंट्रीज के साथ डील कर रहा है कि जो भी कंट्री बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना का हिस्सा बनती है, वो कंट्री के साथ जो है वो चाइना, और वो कंट्री जो है, जितनी भी कंट्रीज है, वो बेल्ट एंड रोड का उपयोग कर सकेंगे, यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस रोड का उपयोग कर सकेंगी, राइट। वो कंट्री जो भी हिस्सा बन रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अब इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं चाइना की क्या पॉलिसी चल रही है कि जो कंट्री बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा होंगी, उन कंट्रीज को आसानी से ट्रेड करने को मिलेगा, उनके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह की और वाटरवेज की उनको अच्छी फैसिलिटी जो है वो मिल जाएगी, राइट। बट जो कंट्रीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं है, उनको कहीं ना कहीं ट्रेड बैरियर्स जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो ये चीज इनडायरेक्टली चाइना ने मेंशन करी हुई है। यूएसए ने ये चीज क्यों लिखी यहां पर, क्योंकि यूएसए को पता है कि उसको उन कंट्रीज को टारगेट करना है जो कंट्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जो कंट्री चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फेवर नहीं कर रही है, जैसे कि इंडिया। तो उसने क्लियरली यहां पर मेंशन किया कि उसको लिबरल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना है, राइट, कि ट्रेड वगैरह जो है वो आसानी से हो, किसी भी प्रकार का इशू ट्रेड वगैरह में ना हो। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो इन सब बारीकियों को आपको समझना है। ये सब बारीकी आपको पॉइंट वाइज जो है वो एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे, आपको लिंक करना है और देखना है कि यार बैकग्राउंड में क्या हुआ था ऐसा और क्यों इस प्रकार के पॉइंट सामने नजर आ रहे हैं, तभी आपका एक प्रॉपर आंसर बनता है। और इसी अप्रोच को जब आप रखते हो, तभी आप अच्छा एक सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर बनाते हो, यानी कि सिविल सर्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आप तो अल्टीमेटली जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको ये चाहिए कि यार ये जो आंसर लिख रहे हैं उनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं है, वो जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड की अच्छी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, और उनका एनालिसिस कितना स्ट्रांग है, ये सब चीजें चेक की जाती है। और आपके ये सब पॉइंट्स ही आपकी हेल्प करेंगे, राइट। आप चाहो तो कहीं पर नोट डाउन करते ही चला करो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि काफी सारी चीजें आर्टिकल्स में एज सच मेंशन नहीं रहती हैं, राइट। उस पर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी होती है, और अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने वाली चीज को थ्योरी पे तो रिकॉर्ड करना जो है वो उतना मुश्किल होता है। तो इसलिए आप सेपरेटली अपने हिसाब से कि आपको जो मैं समझा रहा हूं और आप अपनी लैंग्वेज में उसको आराम से लिख सकते हो, जैसे भी आपको शॉर्ट पॉइंट्स पे लिखना है, जिस भी तरीके से लिखना है, राइट। इसके अलावा स्टॉपिंग चाइना को रोकना है, क्योंकि चाइना यहां पर इंफ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। इंफ्लुएंस कैसे क्रिएट कर रहा है, अभी बताया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। इसके अलावा इंश्योर करना है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसए के लिए खतरा ना बने, थ्रेटन ना करे यूएसए को, किसी प्रकार की नॉर्थ कोरिया को धमकी ना मिले, मतलब नॉर्थ कोरिया यूएसए को धमकी ना दे, सॉरी। इसके अलावा यूएस इकोनॉमिक लीडरशिप को एडवांस करना है ग्लोबली, पूरे दुनिया भर में, राइट। इकोनॉमिक लीडरशिप को इसलिए इसको एडवांस करना है क्योंकि इसको इनसिक्योरिटी है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कब्जा करेगा चाइना, और उसके थ्रू उसकी इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा जनरेट होगी। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कब जनरेट होती है, जब वो कंट्री एक्सपोर्ट करती है। जब भी कोई कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री में पैसा आता है तो इकोनॉमी उसकी एनहांस होती है, बढ़ती है, राइट। अब इसको यही खतरा है कि चाइना की इकोनॉमी बढ़ेगी, और चाइना ऑलरेडी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सामानों को मैन्युफैक्चर करता है और उसको तो चाहिए मार्केट्स, और उसने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए इनिशिएटिव लाकर अपने मार्केट को सिक्योर कर लिया कि एटलीस्ट उसके पास एक बड़ा मार्केट होगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप में, राइट, जहां पर वो अपने सामान को सप्लाई कर सकेगा। तो ये चीज भी यहां पर रिकॉर्ड करने वाली बात है। तो इन सब चीजों के ऊपर उसने टारगेट किया। तो अल्टीमेटली पूरे डॉक्यूमेंट्स में मेनली टारगेट किया गया है चाइना को। आगे की बात करें इंडिया को लेकर इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, तो यूएसए ने एम किया है
कि इंडिया जो है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर इस क्षेत्र पर दिखेगी, कि मतलब इस क्षेत्र पर कोई भी मतलब इस प्रकार के इशू ना हो, चाइना जो है वो किसी प्रकार की यहां पर हरकत ना करे, इसलिए इंडिया जो है वो उसको काउंटर करेगी। तो इंडिया के हाथ गले में हाथ डालकर यूएसए ये बोल रहा है कि भाई तुम यहां पर पूरी चीज संभाल लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत, मतलब तुम इतने पावरफुल हो कि तुम तो चाइना को तो निपटा ही सकते हो, तुम तो बहुत पावरफुल, मतलब नहीं कि उकसा रहा है इंडिया को कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट ही रहे, वो सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम करे, राइट। और कि यूएसए के बिहाफ में इंडिया जो है वो चाइना को यहां पर इस क्षेत्र में काउंटर करती रहे, राइट। और इसके अलावा इंडिया के साथ उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक लंबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या फिर आप कह सकते हो कि एक परमानेंट स्थायी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसको बिल्डअप करनी है इस क्षेत्र के लिए, यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसके अलावा डिफेंस कॉपरेशन को एनहांस करना है। इंटरोपरेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया इंफॉर्मेशन जो है वो यूएसए को दे, यूएसए कुछ इंफॉर्मेशन इंडिया को दे, डिफेंस पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, तो इस पर ये मिलकर काम करेंगी। तो इसने ये बताया इंडिया के साथ मिलकर काम किया जाएगा डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए। अब डोमेस्टिक इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लाया गया? आत्मनिर्भर भारत जो इंडिया का है उसी को ही हाईलाइट करते हुए उसने कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा, तो इसके लिए ये यूएसए इंडिया की मदद करेगा, इंडिया की इकोनॉमी को एनहांस करने के लिए। इंडिया जो है उसकी लीडरशिप को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ईस्ट एशिया समिट और आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस जो होती है, यानी कि ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसकी जो मीटिंग में इंडिया का एक लीडरशिप रोल जो है वो उभर कर आए, तो उस पर उसके लिए इंडिया की यूएसए मदद करेगा। और ऑब्वियस ही बात है कि मदद की तो हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, चाहे यूएसए कितना भी हमें उकसाए, हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं है, तो वो डिसीजन हम लोग खुद ही लेते हैं, हम किसी कंट्री की पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड ये सब काम नहीं करते हैं। तो ये वाली चीज भी आपको मेंस में रिफ्लेक्ट करनी है आपके आंसर में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीएससी के लिए। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी जिक्र था। यूएसए ने बोला कि इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है, यानी कि इंडिया जो ईस्ट पे जो काम करती है, राइट, ईस्ट कंट्रीज के साथ जो अपनी पार्टनरशिप बढ़ाती है, तो उसमें यूएसए इंडिया का सपोर्ट करेगा, राइट। और यूएसए जो है वो इंडिया को, और इवन इसने यहां पर देखो जिक्र कर दिया यूएसए, जापानीज, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, मतलब क्वाड कंट्रीज का। तो यूएसए ने बोला कि ऐसी जो कंट्रीज हैं जिनका लाइक माइंडेड हम लोग को देखने को बताया कि एक तरीके से सोचने वाली कंट्री है, एक तरीके से कौन सोच रहा है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए और जापान किस चीज के लिए सोच रहे हैं? चाइना को काउंटर करने के लिए। तो एक तरीके से जो कंट्री सोचती हैं, यानी कि जिनके जो एम्स ऑब्जेक्टिव एक जैसे होते हैं, तो वो साथ में मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे। क्लियरली इसने ये चीज मेंशन करी है, राइट, कि काउंटर बैलेंस टू चाइना। तो ये चीज हमें देखने को मिली। और चाइना का मेन पर्पस यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो ये अलायंस और पार्टनरशिप जो इस क्षेत्र में है, उसको डिसॉल्व करने का मेन चाइना का पर्पस है। और इसमें मेंशन ये चीज की गई है कि चाइना के इस पर्पस को पूरा नहीं होने देना, क्योंकि चाइना जो है वो अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करेगा, वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, जो कि क्वाड कंट्रीज ने मिलकर बनाई है, या फिर जो कंट्रीज चाइना को काउंटर करने के लिए एक संघ बना रही है, यूनियन बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो चाइना इस ऑर्गेनाइजेशन को टिकने नहीं देगा, बेहद कोशिश करेगा कि ये पूरी चीज जो है यूएसए के जो अलायंस है, यूएसए की जो फ्रेंडली कंट्रीज है, वो टूटे। तो उसने ये चीज मेंशन करके बताने की कोशिश करी कि आपको अगर चाइना बहकाए तो आप उसके बहकावे में मत आना, मैं आपके साथ हमेशा हूं। तो ऐसी चीज बताने की कोशिश करी है इसने। रशिया को लेकर इसका क्या विचार था इस डॉक्यूमेंट के अंदर? तो रशिया को लेकर इसने कहा कि रशिया तो ऐसे ही एक प्लेयर है, उसका कोई इतना खास रोल इस क्षेत्र पर नहीं है। तो उसने रशिया को टोटली अवॉइड कर दिया, क्योंकि उसने अभी सिर्फ चाइना को टारगेट किया डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। आगे की बात करें नॉर्थ कोरिया को लेकर, इसने ये चीज कही कि नॉर्थ कोरिया अभी सुधर जाए, जो किम जो अभी अपनी जो यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है उसको खत्म नहीं कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह, क्योंकि उसके पास काफी सारे हैं ना। तो ये चीज बताई गई इसने कि किम जो है जब तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल नहीं करता, तब तक किम जो है वो एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखे कि उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब इसने क्लियरली बोल दिया यूएसए ने कि अगर नॉर्थ कोरिया को अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो उसका एकमात्र तरीका है, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आपको अपने परमाणु हथियार को त्यागना होगा, अबॉलिश करना होगा, अपने वेपन्स वगैरह को खत्म करना होगा, ठीक है, डिसमेंटल करना होगा। तो ये चीज यहां पर बताई गई। और इतनी जल्दी ये ऐसे डॉक्यूमेंट क्यों जारी किए इसने? तो मैंने आपको बताया डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते चाह रहा था कि लोग उसकी प्रशंसा करें कि अरे वाह यार, डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते यूएसए के फ्यूचर के बारे में जो है वो मेंशन कर दिया। पब्लिक को बेसिकली ये बताना चाह रहा था, राइट, बट एक्चुअली इसका कोई महत्व है नहीं, क्योंकि ये पब्लिक को जो ये बताने की कोशिश कर रहा है, और इसमें बेसिकली
सिर्फ और सिर्फ चाइना को काउंटर करने की जो कोशिश की गई है, तो उसको आई डोंट थिंक कि जॉय बिडेन जो है वो पॉजिटिवली उसको अप्लाई करेगा इन फ्यूचर। अब देखते हैं क्या होता है जो भी, बट हालांकि ये वाला डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बट हाँ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से आपको कुछ पॉइंट्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए। जैसे कि मैंने आत्मनिर्भर भारत की बात करी, इसमें मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आपको बात करी, समझाने की कोशिश करी कि पूरा क्या पर्सपेक्टिव आज की डेट में इंटरनेशनली हमें यूएसए चाइना इंडिया के बीच में देखने को मिल रहा है। तो आपको ये वाला जो, क्योंकि यूएसए चाइना इंडिया ये जो टॉपिक है ये मतलब 100% सिविल सर्विसेज में पूछा जाने वाला टॉपिक है, ये पूछा जाएगा ही जाएगा। तो आप इससे रिलेटेड एक अच्छी तैयारी करके रखो और पूरे कॉन्सेप्ट्स आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखो, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस सबसे पहले इस टॉपिक में अपन अडल्ट्री समझते हैं कि अडल्ट्री होता क्या है, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आप ये देखो कि ये एक मैरिड कपल है, ठीक है, ये एक मैरिड कपल है। इसमें जो महिलाएं हैं अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद कर रही हैं, उनसे अगर रिलेशन बना रही हैं, तो इनका जो हस्बैंड है वो इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा सकता है, कोर्ट में इस व्यक्ति को सू कर सकता है, राइट। तो ये अडल्ट्री होती है। अब अडल्ट्री का जो कानून है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रद्द कर दिया है 2018 में। अब अडल्ट्री एज अ क्राइम के तौर पर हमें नहीं देखने को मिलता, राइट। तो ये चीज है। अब क्यों इसको स्ट्रक डाउन किया था, तो उसके बारे में भी दो एक पॉइंट जान लो। पहला पॉइंट तो ये भर के आया था कि अडल्ट्री केस में महिलाओं को मेन की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, राइट। कि महिलाएं जो है वो, उनको अगर किसी और के साथ अपने रिलेशन बना रहे हैं तो वो एक दबिश में रहती हैं कि वो किसी और के साथ बना नहीं सकती अपने रिलेशन, क्योंकि अडल्ट्री क्लॉज आ जाता है। तो महिलाओं की जो पर्सनल लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, यानी कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका उल्लंघन हो रहा था यहाँ पर, राइट। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा था। और दूसरी बात, राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन हो रहा था। यहां पर क्या चीज थी कि एक मैन जो है वो अगर किसी और के साथ अपने रिलेशन बना रहे हैं तो उसमें अडल्ट्री का क्लॉज जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर हस्बैंड को पावर दी जा रही थी कि हस्बैंड जो है वो उसकी वाइफ के यानी कि जो पार्टनर है, यानी कि जो भी मतलब दूसरे जो पार्टनर है, थर्ड पार्टी पार्टनर, तो उनके साथ अगर वो अपने रिलेशन बना रही है, यानी कि उनकी वाइफ उनके दूसरे व्यक्ति के साथ अपने रिलेशन बना रही है, तो एक हस्बैंड जो है वो सू कर सकता है सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट में। बट वाइफ जो है वो सू नहीं कर सकती, क्योंकि वाइफ के लिए कोई ऐसा क्लॉज है नहीं, मेंशन नहीं था, राइट, इसमें कानून के अंदर। इसलिए राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन हो रहा था, राइट। जेंडर बाइस्ड ये कानून बताया जा रहा था कि जेंडर बाइस्ड है, कि मेन को अलाउ किया जा रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को कोर्ट में सू करने के लिए, महिलाओं को नहीं किया जा रहा है। जैसे कि अगर इसका हस्बैंड है, इनके हस्बैंड अगर किसी और के साथ कोई रिलेशन बनाए तो वाइफ के साथ एडल्ट्री के तहत पावर नहीं है कि वाइफ जो है वो उसको सू कर सकती है, मतलब जो भी व्यक्ति है जिसके साथ उसके हस्बैंड रिलेशन बना रहे हैं। तो ये चीज थी, तो इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। इसको जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर रहा था ये कानून, और साथ ही साथ राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन हो रहा था इस कानून के तहत। तो इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और अभी ये टॉपिक अपना न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है, अडल्ट्री तो आपको क्लियर हो गया ना, अडल्ट्री का मतलब क्या होता है। तो अब ये टॉपिक न्यूज में क्यों देखने को मिल रहा है, तो इस पर अपन बात करते हैं। तो देखो, केंद्र ने अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन फाइल करी है, जिस पिटीशन में उन्होंने डिमांड करी है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारी, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर गाइस 4 फोर्सेस आती हैं। लोग आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सिर्फ 3 फोर्सेस को ही ध्यान में रखते हैं, बट एक्चुअल में 4 फोर्सेस होती हैं। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कोस्ट गार्ड जो है हमारी, वो भी आर्म्ड फोर्सेस के दायरे में आती है। तो ये सब जो ऑफिसर्स होते हैं इस सर्विस के, आर्म्ड सर्विस के, आर्म्ड फोर्सेस के, तो ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये बाहर दूसरी जगह पर अपने घर से दूर जो है वो सर्व कर रहे होते हैं। तो जब ये अपने घर से दूर होते हैं तो मेंटली इनके पास प्रेशर रहता है, राइट। और अभी अडल्ट्री एज अ क्राइम के तौर पर रद्द हो गया है, यानी कि अब ये क्राइम नहीं है अडल्ट्री। तो उनके माइंड में काफी मेंटल प्रेशर है कि वो अपने घर से दूर है, तो कोई व्यक्ति उनकी वाइफ को जो है वो बहला फुसला के उसके साथ रिलेशन ना बना ले, राइट। तो वो वाला डर जो है वो उनको हमेशा रहता है। तो इसलिए केंद्र ने कहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए अडल्ट्री को एज अ क्राइम ही रखा जाए, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसको एक बार थ्योरी में भी देख लो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि केंद्र सरकार की जो रिक्वेस्ट है उसकी वो जांच करेगी, एग्जामिन करेंगी, और आर्म्ड फोर्सेस के लिए अडल्ट्री को एज अ क्राइम के तौर पर रखेंगी। और मामले को रेफर किया गया है चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े जी को, और ये सेटअप कर रहे हैं एक 5 जजेस की बेंच जो कि पूरे मामले की जांच करेगी। केंद्र ने पिटीशन जो फाइल करी है गाइस, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जजमेंट के अगेंस्ट करी है। अगेंस्ट भी नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा है कि 2018 का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको बरकरार रखा जाए, बट आर्म्ड फोर्सेस के लिए शामिल कर दिया जाए कि आर्म्ड फोर्सेस जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए ये चीज अप्लाई ना हो, यानी कि इसको जो रद्द किया है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप्लाई ना हो। अडल्ट्री आर्म्ड फोर्सेस के लिए एज अ क्राइम के तौर पर ही रहे, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के लिए, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए वो एक क्राइम के तौर पर ही रहे, जिससे कि
वो मेंटली थोड़ा सा उनमें रिलीफ रहे कि उनकी वाइफ के साथ अगर कोई रिलेशन बना रहे हैं तो सामने वाले आर्म्ड फोर्सेस की जो ऑफिसर्स हैं वो सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा सकते हैं। तो इससे सामने वाले व्यक्ति को भी डर रहेगा कि आर्म्ड फोर्स में जो व्यक्ति मौजूद है उनकी वाइफ के साथ वो किसी प्रकार के रिलेशन ना बनाए। तो इस तरीके की चीज हमें अभी देखने को मिली है। बाकी आगे चल के इससे रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा तो वी विल गोइंग टू डिस्कस इट। बाकी इतनी चीज आपको अभी ध्यान में रखनी है। तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस होती है उसमें 4 हम लोग को फोर्सेस देखने को मिलती है। यहाँ पर 3 लिखी है बट आप हमेशा 4 याद रखना क्योंकि 4 ही करेक्ट है, राइट। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर 4 हम लोग को सर्विसेज देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली डिस्टिंक्ट क्लास जो होती है, एक डिस्टिंक्ट क्लास यानी कि जो ऑफिशियल्स वगैरह जो होते हैं वो दूर दराज रहकर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है सर्व कर रहे होते हैं। और इनके जो कानून जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आर्मी एक्ट होता है, नेवी एक्ट होता है, एयरफोर्स एक्ट होता है। जैसे कि किसी आर्मी पर्सनल ने अगर कोई गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है तो उसको हमारी इंडियन कोर्ट के तहत कार्रवाई नहीं करवाई जाएगी, उनका एक अलग कोर्ट मार्शल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो वो चीज हमें नजर आती है अलग से, राइट। उनकी एक अलग कोर्ट होती है, स्पेशल कोर्ट। इसके अलावा सितंबर 2018 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था उसके तहत सेक्शन 497 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था, रद्द कर दिया था। अब ये चीज आप ध्यान में रखना, कभी कभी आ सकती है कि एडल्ट्री किस सेक्शन से एसोसिएटेड है। तो सेक्शन 497 ये ऑलरेडी पहले भी पूछी गई है, राइट। और एडल्ट्री जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है मेन के लिए, राइट। और 5 जजेस की बेंच बैठी थी, उसने 158 साल पुराने इस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, रद्द कर दिया था इस कानून को। कहा था कि यह कानून आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। और सेक्शन 198 क्लॉज 1 और 198 क्लॉज 2 सीआरपीसी का जो है ये अलाउ करता है एक हस्बैंड को कि एक हस्बैंड जो है वो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने उसकी वाइफ के साथ, इस हस्बैंड की वाइफ के साथ जो है वो कोई अडल्ट्री कमिट की हो, राइट, संबंध वगैरह बनाए हो। तो इसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था इस सेक्शन सीआरपीसी के इस पर्टिकुलर मतलब ये सेक्शन को 198 और 198 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को, क्योंकि यहां पर जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है ना, क्योंकि हस्बैंड को अलाउ किया जा रहा है, वाइफ को अलाउ नहीं किया गया, तो ये वाली चीज भी थी। इसके अलावा अडल्ट्री जो है वो सिविल इश्यूज में जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो केस आता है उसके तौर पर एक ग्राउंड के तौर पर ट्रीट की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आसान भाषा में, जैसे कि अगर किसी को डिवोर्स लेना है, इस व्यक्ति को अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना है, तो अभी तो एडल्ट्री एज अ क्राइम के तौर पर नहीं है, बट क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा कि एडल्ट्री एज अ क्राइम के तौर पर तो आएगा नहीं वैसे तो, बट इसको एज अ ग्राउंड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा डिवोर्स करने के लिए। जैसे कि इस व्यक्ति को इसके साथ डिवोर्स करना है, राइट, अपनी वाइफ के साथ, तो ये बता सकते हैं कि एडल्ट्री का क्लॉज, एडल्ट्री का ग्राउंड रख सकते हैं डिवोर्स लेने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। इसमें एक और क्लॉज भी मौजूद है गाइस कि आप लोग को जो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, टाइम्स ऑफ इंडिया की आर्टिकल में ये वाला क्लॉज मौजूद था, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अडल्ट्री जो है ये अभी क्राइम तो नहीं है, बट अगर कोई इंसान अगर सुसाइड कर लेते हैं अपनी पार्टनर्स की अडल्ट्री के कारण, जैसे कि अगर इसने सुसाइड कर लिया, राइट, तो उस बीच इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है अडल्ट्री के ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इस प्रकार का भी ये क्राइम के दायरे में आ सकता है, बट अगर तब आएगा जब ये सामने वाला एक व्यक्ति जो है, इनका पार्टनर जो है वो अगर सुसाइड कर लेता है तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है गाइस। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए गाइस। किसानों का जो पूरा मुद्दा है जिसको कई बार अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, राइट, तो उसी मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी सेटअप करी है फार्म लॉस के ऊपर, जो अभी इशू जो चल रहा है ना किसानों का, हम लोग देख रहे हैं ये 3 जो कानून है उस पर जो इशू चल रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी सेटअप करी है जिसको हेड किया जा रहा है CJI, हमारे ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया RM लोधा जी के द्वारा, राइट। और ये एक एक्सपर्ट कमिटी है, इसमें मौजूद है एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स, राइट। और ये कमिटी जो है केंद्र सरकार और किसान जो यूनियन है, किसानों के जो यूनियन हम लोग को नजर आते हैं, तो उनके बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए ये कमिटी नजर आ रही है, राइट। और जब तक ये कमिटी अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत नहीं कर देती तब तक ये 3 कानून जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे, जिस पर पूरा इशू, पूरा मामला हमने पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। इस कमिटी में कौन से मेंबर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके मेंबर्स के नाम थोड़े अच्छे से याद रख लीजिए, राइट। बाकी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इन जनरल आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं कि कौन से मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। बाकी जो हमारे जो चीफ जस्टिस है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस, उनका कहना है कि ये कमिटी जो है वो किसी भी प्रकार के ऑर्डर को पास नहीं करेगी, ना ही किसी को पनिशमेंट देगी,
ये अपनी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। ठीक है, तो कमिटी का काम है कि पूरे मामले की जांच करना और रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करना, राइट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस कमिटी को एक जुडिशियल प्रोसेस के तहत मान रही है, यानी कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली कमिटी घोषित करके पूरा जो अभी इशू है जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में चल रहा था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि अपने पास ले लिया है। मतलब कि अब फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मुद्दे को लेकर अब केस चल रहा है, क्योंकि इस चीज को बकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये केस की तरह जो है वो कंसिडर किया जा रहा है, कमिटी को मनाना एक जुडिशियल प्रोसेस की तरह, एक केस की तरह जो है वो कंसिडर किया जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये काफी शानदार चीज है और अब न्याय जो है वो मिलेगा। जैसे कि किसानों को जो इश्यूज है, स्पेशली अपन ने बात करी ली है कि एमएसपी को लेकर इशू है, तो देखिएगा आप रिजल्ट भी उसी के आसपास ही आएगा, एमएसपी के आसपास ही, आप खुद देखिएगा। ठीक है, तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। गाइस फैक्चुअल न्यूज है ये, एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि मणिपुर चौथी राज्य बन गई है जहां पर हम लोग को अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म देखने को मिल रहा है, और सफलतापूर्वक ये अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म जो है वो बताया जा रहा है मणिपुर के अंदर। और रिफॉर्म जो है इसकी शुरुआत करी थी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और मणिपुर अब एलिजिबल है कि वो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज गैदर कर सकती है 75 करोड़ रुपए के ओपन मार्केट बोरिंग्स के थ्रू, यानी कि मार्केट से 75 करोड़ रुपए जो है वो रेज कर सकती है अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी स्टेट जो है वो है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, जिन्होंने इस रिफॉर्म को कंप्लीट कर लिया है सक्सेसफुली। और मेनली फोकस है इस अर्बन लोकल बॉडीज के रिफॉर्म का कि अर्बन यूटिलिटीज जो है उसमें रिफॉर्म लाया जाए, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेटर हो, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज के लिए फाइनेंस प्रॉपर तरीके से अवेलेबल हो, जिसके चलते प्रॉपर पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन सर्विस जो है वो बेटर तरीके से उस स्टेट में देखने को मिल सके, बेटर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उस स्टेट में मौजूद हो सके, राइट। क्योंकि ज्यादा पैसे जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज के पास आ जाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज रेज कर पाएगी मार्केट से, तो ये चीज हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। तो मणिपुर याद रखिएगा, ठीक है गाइज। स्पिनट्रॉनिक्स की यहां पर अपन बात करेंगे, तो देखो मैं आप लोग को स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में एक बेसिक आइडिया यहां पर दूंगा, बट मैं अभी से आपको बता देता हूं कि ये वाला जो टॉपिक है स्पिनट्रॉनिक का, ये अपने आप में 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, बेटर तरीके से समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो समझना जरूरी होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के क्या फीचर्स होते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स ऑपरेट करते हैं वो आपको समझना जरूरी होता है। उसके बाद फिर कुछ मतलब जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स हैं उन्होंने किन किन थ्योरीज को इस्तेमाल किया स्पिनट्रॉनिक्स तक पहुंचने के लिए, उसको आपको समझना जरूरी होता है। तो जनरल स्टडीज के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, तो उसमें ये टॉपिक है स्पिनट्रॉनिक्स का, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल सर्विसेज मेंस में ये स्पिनट्रॉनिक पूछा गया है, तो आप जहां पर भी जीएस की अपनी तैयारी कर रहे हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आप स्पिनट्रॉनिक्स वाले टॉपिक को अच्छे से समझना। जो भी टीचर आपकी तैयारी करवा रहे हैं जनरल स्टडीज की, या फिर अगर आप खुद से भी कर रहे हो, तो स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि स्पिनट्रॉनिक का टॉपिक अपने आप में एक करीब अलग ही, एक मैंने इनकी एक सिंगल पूरा लेक्चर है, 1 से 1.5-2 घंटे का पूरा लेक्चर है ये स्पिनट्रॉनिक्स का, राइट। बट मैं अभी आपको इजी तरीके से समझाता हूं कि एक्चुअल में स्पिनट्रॉनिक्स होता क्या है, बट मैं चाहूंगा कि आप इसको इन डेप्थ पढ़ें, क्योंकि सिविल सर्विसेज मेंस में स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको इसकी एक जानकारी रखना जरूरी है, राइट, स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में। तो देखो क्या होता है, जैसे कि ये बल्ब है, जब बल्ब आया था तब हमें क्या देखने को मिलता था, बल्ब में हमें क्या देखने को मिलता था कि लाइट कम निकलती थी, हीट ज्यादा निकलती थी। बल्ब जो होता था वो आपको पूरी एनर्जी नहीं देता था, एनर्जी वो कंज्यूम करता था, बट उसका रिजल्ट पूरा नहीं मिलता था। आप बल्ब को जो चालू करते थे कि आप प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, लाइट के लिए, बट बल्ब आपको लाइट के साथ भारी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में हीट भी देता था, लगभग 90% के आसपास जो है वो हीट जनरेट करता था बल्ब। फिर साइंटिस्ट रिसर्चर ने धीरे धीरे करके 100% आउटपुट जो है वो किसी टेक्नोलॉजी का निकल सके, रेजिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए, यानी कि वेस्ट जो है एनर्जी का वो जीरो हो जाए, उसके लिए साइंटिस्ट रिसर्चर ने बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया। और फिर उसके बाद आया स्पिनट्रॉनिक्स। स्पिनट्रॉनिक्स में गाइस क्या होता है कि 100% रेजिस्टेंस हमें इसमें, यानी कि 0% रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप एनर्जी का उपयोग कर रहे हो लाइट के पर्पस के लिए, लाइट के लिए, राइट, रोशनी के लिए, तो 100% वो एनर्जी रोशनी हमें मिलेगी, यानी कि 100% उस एनर्जी का उपयोग होगा रोशनी को निकालने के लिए, ना कि हीट को जनरेट करने के लिए। तो स्पिनट्रॉनिक्स आता है। स्पिनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी जो होती है वो किस पर काम करती है, 100% आउटपुट निकालने पर काम करती है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद होते हैं
क्योंकि आप जानते हैं हर जगह पर इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को देखने को मिलता है। एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हम लोग को देखने को मिलती है, एनर्जी है। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक ही वे में, एक ही सीमित जगह पर जो है उसका मूवमेंट करवाते हैं, जिससे कि आउटपुट जो है वो 100% निकल सके और वेस्टेज जो है वो 0% हो सके। तो इस पर मेनली स्पिनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी काम करती है। जैसे कि स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पिनट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताता हूं। हालांकि जो स्पिनट्रॉनिक है इसको स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता है, बट फिर भी इसमें डिफरेंस होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो पावर फेलियर की प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पिनट्रॉनिक्स में कोई भी पावर फेलियर की प्रॉब्लम नहीं होती है। बूटअप जो होता है उसकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा होती है, इसमें कोई बूटअप वेटिंग प्रॉब्लम नहीं होती। अरे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एप्पल का जो आज की डेट में हम लोग को मैकबुक देखने को मिलता है, और नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई जो डिवाइसेस आ रही है आजकल, जैसे एप्पल के फोन्स हो गए और भी महंगे महंगे जो फोन्स आज की डेट पे आ रहे हैं, राइट, तो वो स्पिनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, जैसे कि आप एप्पल के मैकबुक को बिना शटडाउन करके भी आप रखोगे ना, तो भी उसको कोई क्रैश की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। जैसे कि मैं खुद मैकबुक यूज करता हूं, मैं इसको कभी शटडाउन नहीं करता। वो शटडाउन वो तभी होता है जब मुझे उसको रिबूट करना होता है, मतलब कोई अपडेट वगैरह आता है, तब उसी समय ये शटडाउन होता है, बाकी कभी ये शटडाउन नहीं होता। और वैसे वहीं अगर आप विंडोज के लैपटॉप वगैरह या विंडोज के फोन वगैरह को देखो तो घंटों तक तो वो ओपन होने में लगा देता है। बट एप्पल जो है वो कॉस्टलियर क्यों है, महंगा क्यों है, क्योंकि वो स्पिनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा उपयोग करता है, राइट। तो इसलिए ये कॉस्टलियर। और बाकी जो दूसरी जो टेक्नोलॉजीज होती है वो सस्ती होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आधारित होती हैं। तो वहां पर बूटअप वाली प्रॉब्लम और काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, क्योंकि वो स्पिनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड नहीं होती है। इसलिए तो जैसे कि यहां पर आप देखो, जैसे एप्पल है, एप्पल के मैकबुक की अगर हम बात करें तो उसमें बूटअप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है वो जैसे ही उसका जो है वो शटर ओपन करते हो, यानी कि वो लैपटॉप को ओपन करते हो, खोलते हो ऐसे, तो फिर आपको तुरंत जो है वो ओपन हो जाती है स्क्रीन, और कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता, कोई भी हैंग वाली प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता। बट हाँ, हैंग होता है जब आप बहुत सारी एप्लीकेशन उसमें एक साथ रन करने लगो, हैवी एप्लीकेशन रन करने लगो, तब हैंग वाली प्रॉब्लम आएगी। बट मेरा कहने का मतलब बूटअप को लेकर कि एकदम से आपका शुरू हो जाएगा। बट वहीं पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उनको बूटअप में प्रॉब्लम आती है। आज की डेट में मोबाइल फोन्स की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, राइट। पहले एक टाइम पर हम लोग को, आपको पता होगा इसकी, पहले जो, जब आप शायद छोटे हो गए या फिर पहले भी अपनी फैमिली वगैरह में किसी से पूछिएगा, पहले के जो कंप्यूटर आते थे उनमें जो मेरे ख्याल से मेमोरी जो होती थी वो 4-5 MB के आसपास होती थी मेमोरी उन कंप्यूटर्स में, और कितने भारी भरकम कंप्यूटर्स होते थे वो, राइट। बट आज की डेट में हम अपने पॉकेट में 1 TB 2 TB यानी कि 1000-2000 GB का डेटा जो है वो अपनी जेब में लेकर घूम सकते हैं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, इतना डेटा स्टोर ही नहीं किया जा सकता था। बट स्पिनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेटा भी स्टोर किया जाने लगा। तो स्पिनट्रॉनिक्स जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में काफी एडवांस है, राइट। उसमें पावर कंजम्पशन भी काफी कम लगता है और कंपैटिबल भी काफी ज्यादा होती है। ये फास्ट ट्रांसफर होता है इसमें डेटा वगैरह का भी, और इसका मेनली फोकस होता है स्पिनट्रॉनिक्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरी अपनी जितनी भी उसकी इलेक्ट्रॉन की क्षमता है वो मतलब एक ही डायरेक्शन पर प्रोवाइड कराएं, 1 डायरेक्शन या फिर 2 डायरेक्शन। तो 2 डायरेक्शन के ऊपर भी बेस्ड ये अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स का जनरल नेचर क्या होता है, वो मल्टी डायमेंशनल में अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है। इसलिए तो कई बार हम देखते हैं कि कई बार क्या हमेशा ही हम लोग को नजर आता है कि साइंटिस्ट रिसर्चर अगर इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करते हुए अगर कोई डिवाइस जो है वो बनाते हैं, तो उसमें 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है नहीं ले पाते, यानी कि रिजल्ट जो होता है वो 100% अचीव नहीं कर पाते। बहुत सारा उनमें रेजिस्टेंस होता है, वेस्टेज होता है। बट जहां पर रेजिस्टेंस को कम किया जाता है, वेस्टेज को कम किया जाता है, तब वहां पर जब 100% आउटपुट आता है तो उस समय जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है वो है स्पिनट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी। तो ये चीज है गाइस, इसके बारे में स्पिनट्रॉनिक्स के बारे में, इसको स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है वो कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो है वो इस तरीके से उसको रखा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो अपनी पूरी एनर्जी जो है वो 1 डायमेंशनल या 1 डायरेक्शन या 2 डायमेंशनल तरीके से जो है वो देते हैं, यानी कि दोनों तरफ ही दे सकते हैं, अपोजिट नेचर पे भी दे सकते हैं, या फिर एक सिंगल साइड ही अपनी पूरी एनर्जी जो है वो लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी आउटपुट जो निकलेगा उसमें पूरी एनर्जी कंज्यूम हो, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन एनर्जी का देखने को मिल सके। तो ये चीज होती है, और इस फिनोमेना को रशबा इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रशबा इफेक्ट किससे एसोसिएटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिनट्रॉनिक से एसोसिएटेड है। बट फिर भी मैं चाहूंगा आप स्पिनट्रॉनिक के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ें, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर जहां पर भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस एंड टेक की, तो स्पिनट्रॉनिक्स वहां पर आप जरूर पूछिएगा उनसे जो भी आपकी तैयारी करवा रहे हैं। बाकी फिर लाइनअप पे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी मैं फोकस कर रहा हूँ कि कोई एक्सपर्ट टीचर मिले तो उसका भी एक कोर्स जो है वो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये चीज है गाइस। तो इसके बारे में बस अभी करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से आपको बस बेसिक चीजें जो है वो इसके बारे में पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स का एडवांस वर्जन आप कह सकते हो। आज की डेट में जो मतलब बड़ी बड़ी डिवाइसेस जो और नई नई डिवाइसेस
हाईटेक डिवाइसेस जो हमें देखने को मिल रही है वो स्पिनट्रॉनिक्स के टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आधारित है। गाइस यहां पर बात करेंगे तेजस के बारे में। तो तेजस आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया गया है। सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है ये। सिंगल सीट सिंगल जेट इंजन मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट ये हमें देखने को मिल रहा है तेजस। एयर टू एयर मिशन, एयर टू सरफेस मिशन, प्रिसीजन गाइडेड यानी कि मिसाइल वगैरह छोड़ दी जाती है एरिया पर, यानी कि एक जगह पर टारगेट करके, तो वो सब कैपेबिलिटीज इसके अंदर मौजूद है। वॉर वगैरह कभी होता है तो इसको शामिल किया जा सकता है। तो काफी शानदार जो है ये मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री का तेजस। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आदि प्राकृतिक पेंट की बात करेंगे गाइस। दीवारों में जो पेंट लगता है ना, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। बट इस पेंट की खासियत यह है कि गाय के गोबर से इस पेंट को बनाया गया है। अब आप बोलोगे एकदम से अरे सर गाय के गोबर से बनाया गया तो पेंट वेंट करेंगे बदबू वगैरह तो नहीं आएगी। क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है ऑर्डरलेस है ये, यानी कि बदबू वगैरह इसमें कुछ नहीं आने वाली है। इस पेंट की खासियत ये है कि इस पेंट में किसी भी प्रकार के केमिकल्स, हैवी मेटल्स वगैरह मौजूद नहीं है। राइट, इको फ्रेंडली है, टोटली एनवायरमेंट के लिए काफी बेहतर, मस्त है ये, मतलब बहुत अच्छा है ये पेंट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा ये डेवलप किया गया। याद रखिएगा, इंडिया का पहला काउ डंग पेंट, राइट, उसका नाम क्या है, खादी प्राकृतिक पेंट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद है। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो डले हुआ है वो गाय का गोबर हमें देखने को मिल रहा है। काफी सस्ता भी पड़ेगा ये, और ऑर्डरलेस है, बदबू वगैरह नहीं आएगी। इसको सर्टिफाई किया गया है BIS के द्वारा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। और पेंट में कोई भी हैवी मेटल नहीं है, जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम और भी काफी सारे ऐसे जो हैवी मेटल्स होते हैं वो उसमें मौजूद नहीं है। तो इको फ्रेंडली है ये, राइट। गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ग्रुप जो है वो क्रिएट किया है जो कि डिजिटल लेंडिंग के ऊपर काम करेगी। डिजिटल लेंडिंग यानी कि जैसे कि आपके पास कई बार मैसेजेस आए होंगे या फोन कॉल आया होगा, सर 1 घंटे में आपको लोन डिलीवर कर दिया जाएगा, लोन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैडम आपको लोन चाहिए क्या, हमारी कंपनी जो है वो आपको 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तक का लोन विद इन 1 आवर प्रोवाइड करा देगी। आपको सिर्फ बस बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। आया होगा डेफिनेटली फोन इस प्रकार के आपके पास। तो काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं, रेगुलेटेड भी हैं जो कि RBI के अंडर है, काफी सारी अनरेगुलेटेड भी हम लोग को नजर आती हैं। तो ये जो ग्रुप है ये इसी का काम करेगा कि ऐसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह है जो कि लोन्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, राइट, तो उनके ऊपर निगरानी रखेगा। वो चेक करेगा कि ये जो लोन्स ऑफर कर रहे हैं ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कस्टमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा कि कहीं इन लोन्स में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं किया जा रहा, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है। आपको वो बताएंगे, पूरा फोन में एक्सप्लेन करेंगे कि आपको 25 लाख रुपए सर लोन मिल जाएगा, मैडम 50 लाख रुपए लोन मिल जाएगा। मात्र आपको महीने की जो है वो मतलब जो भी किस्त वो बताएंगे, 4,000, 5,000, 10,000 जो भी किस्त होगी वो डिपेंड करेगा लोन के ऊपर। जैसे कि 25,000 का लोन है तो आपको बोलेंगे सर आपको मात्र जो है वो 1,000 रुपए या 999 रुपए ही बस सिर्फ हर महीने आपको भरना है। बट वो आपको हर महीने 20 साल तक भरवा लेंगे। तो ऐसा तो उनका वो रहता है कि सामने वाला इंसान टेन्योर के अकॉर्डिंग, यानी कि कितने टेन्योर के लिए लोन डिलीवर किया जा रहा है और कितनी उसकी EMI होगी, उसको सामने वाले इंसान जो है वो कैलकुलेट नहीं करते। वो तो देखते अरे मात्र 999 भरना है, लाओ दे दो यार। फिर बाद में समझ में आता है कि जब वो निकलवाते हैं 1-2 साल लोन भरने के बाद स्टेटमेंट कि बताइए हमारा कितना पैसा बकाया है, तो फिर पता लगता है कि जितना उन्होंने जो इंटरेस्ट पे किया है वो तो प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट हुआ ही नहीं है, वो तो सिर्फ जो है वो भरते ही जा रहे हैं, राइट। तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है फिर लोगों की। तो और लोग बाग थोड़े से कई बार जो है, और ऑब्वियसली हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी उतनी अच्छी नहीं है, तो लोग बाग ऐसे झांसों में फंस जाते हैं। तो इसीलिए, और आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें एक बड़ा खतरा और है कि कंपनीज कई बार क्या करती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह के थ्रू लोगों का पर्सनल डेटा भी जो है वो रख लेती है अपने पास, राइट। तो राइट टू प्राइवेसी की हानि यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इन पूरी चीजों को एनालाइज करेगा ये ग्रुप और फिर ये अपनी रिपोर्ट्स फर्दर रिलीज करेगा। तो जब ये अपनी रिपोर्ट रिलीज करेगा तब इसके बारे में काफी डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिंपल सी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि RBI इस प्रकार का ग्रुप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो डिजिटल लैंडिंग हम लोग को देखने को मिल रही है, हालांकि इसके काफी ज्यादा लाभ भी हैं, क्योंकि आसानी से लोगों को पैसा जो है, लोन्स वगैरह जो है वो आसानी से लोगों को मिल जाता है। बट प्रॉब्लम्स वहीं पर ही है ना कि ऐसी जो कंपनीज होती है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, और कई बार हमें देखने को मिलता है कि डेटा वगैरह जो है वो चोरी कर लिया जाता है। चोरी क्या, मतलब आपको बिना बताए आपसे काफी सारी जानकारी जो है वो आपकी ले ली जाती है आपसे। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स पे एग्री करवा लिया जाता है, क्योंकि आप ऑनलाइन, जैसे कि कभी भी आपने एप्लीकेशन
को इंस्टॉल किया होगा तो उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला होता नहीं है ना, अपन उसको स्क्रॉल करके एग्री कर देते हैं, उसमें पढ़ते थोड़ा ना, बिल्कुल स्क्रॉल करके एग्री कर देते हैं। तो ऐसी कंपनी उसी में ही खेलती हैं, उसी में ही कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस रख देती है जिसके चलते अगर आप डिफॉल्टर बाय चांस हो गए कभी, तो आपके ऊपर ह्यूज हैवी पेनाल्टीज लगाई जाती है, और जो पैसे को वसूलने के लिए अलग अलग उनकी टर्म्स पॉलिसीज जो है वो उसमें उन लोग मेंशन कर देते हैं, राइट। तो उसमें जो कंज्यूमर जो होता है उसको काफी तकलीफ आ जाती है, कस्टमर्स को काफी तकलीफ आ जाती है। तो इन्हीं सब चीजों की एनालाइज करने के लिए ये वर्किंग ग्रुप जो है वो काम करेगा। तो ये चीज हम लोग देखेंगे जब ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगा, राइट। और गाइज ये आपका आज का लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए, और गाइज लेक्चर को शेयर जरूर करते रहा करें। और बाकी अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो उसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन प्रोवाइड किया जाता है रिवीजन के लिए, और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। और अभी एक ऑफर भी है, आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और बाकी इस पेड पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी पूरी यहाँ पर दी हुई है। फीस पेमेंट कैसे करना है तो इस क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं फीस पेमेंट करने के लिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको पूरी चीज मिल जाएगी, यूपीआई आईडी आपको मिल जाएगी, बैंकिंग डिटेल्स मिल जाएगी, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और पेड पैकेज कैसा होता है इसका अगर आपको सैंपल देखना है तो उसका वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है। और अगर कोई परेशानी आती है आपको पेड पैकेज को ज्वाइन करने में, या फिर कुछ और पूछना है आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे, ये मेरा नंबर है 9713282838, ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप एसएमएस के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो आप टेलीग्राम पर चेक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है और एक डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।